आज के इस सायंकालीन सत्र में आप सभी योगी साधक याज्ञिक भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। आइए ब्रह्मांजलि में दोनों हाथ रख करके मेरुदंड सीधा, आंखें बंद और परमपिता परमात्मा का प्रभु का निज नाम पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए आज के इस सायंकालीन सत्र की हम शुरुआत करते हैं। ओ ओ ओ ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुव। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को, प्रभु को नमन वंदन प्रणाम करते हुए कोटि कोटि ऋषियों के इस ज्ञान परंपरा को प्रणाम नमन वंदन करते हुए परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज जिनके आशीष से आज हम सब लोग इस ज्ञान विज्ञान के साथ जुड़ पा रहे हैं, उनको भी याद करते हुए आज इस सायंकालीन सत्र में आप सभी योगी साधक भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज विशेष रूप से हम कफेष्टि हवन सामग्री के ऊपर विशेष चर्चा करेंगे, कफेष्टि हवन सामग्री के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित रिसर्च शोध अनुसंधान के विषय में भी जानेंगे और यज्ञ हवन अग्निहोत्र अनुष्ठान भी हम सब लोग मिल करके पूरी श्रद्धा भाव भक्ति के साथ युक्त होकर के अनुष्ठानात्मक यज्ञ को भी हम करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यज्ञ की। यज्ञ के लिए आप सब लोगों ने पूर्व की तैयारी कर ली होगी। एक छोटे से पात्र के अंदर गाय का घी गर्म किया हुआ थोड़ा सा आप रख लेवे, इस प्रकार गर्म किया हुआ थोड़ा सा गाय का घी और उसके साथ साथ एक प्लेट के अंदर हवन सामग्री। आज हम कफेष्टि हवन सामग्री का विशेष रूप से प्रयोग करेंगे। कफेष्टि हवन सामग्री जितने भी कफजन्य रोग होते हैं, दमा, श्वास का स्वर भेद, नजला, कोरोना, ब्लैक फंगस से लेकर के जो भी अलग अलग प्रकार के अलग अलग कफजन्य रोग होते हैं, उन रोगों के निवारण के लिए विशेष रूप से कफेष्टि हवन सामग्री से विशेष रूप से हवन किया जाता है। और ये कफेष्टि हवन सामग्री है, आप लोग देख रहे हैं। इसको थोड़ी सी मात्रा में हम प्लेट में इस प्रकार से आवश्यकता अनुसार निकाल लेते हैं और इस कफेष्टि हवन सामग्री के अंदर जो द्रव्य डाले जाते हैं, ये आप देख रहे हैं। आज आपके सामने सारा अलग अलग हवीर द्रव्य जो कफज रोग की शांति के लिए जो हम प्रयोग करते हैं, आप सब देख रहे हैं आपके सामने विशेष रूप से सजा करके आज रखे हुए हैं। तो इसका विशेष रूप से प्रयोग कफेष्टि हवन सामग्री के निर्माण के लिए विशेष रूप से किया जाता है। तो ये कफेष्टि हवन सामग्री
दूसरा, समिधाए कुछ आपने अपने आवश्यकता के अनुसार सारी सामग्रियों को भी आपने रख लिया है और उसको भी गाय के घी से भिगा लिया होगा। और उसी प्रकार से हवन कुंड के अंदर की सारी तैयारी भी आपने कर ली होगी। नीचे में थोड़ी सामग्री, उसके ऊपर थोड़ा सा रुई आदि रख करके और उसके ऊपर थोड़ा सा घी सामग्री आदि डाल करके उसकी पूरी सज्जा, और एक दीपक के अंदर थोड़ी सी मात्रा में घी बाती आदि लगा करके दीपक भी आपने तैयार कर लिया होगा। एक कलश के अंदर जल भी रख लिया होगा। और उसके साथ साथ ये आचमन पात्र, जिसमें एक छोटा सा आचमन आदि के लिए और अवशिष्ट जल डालने के लिए प्लेट, और गाय का घी पिघला हुआ, ये सारी पूर्व की यज्ञ की तैयारी सब लोगों ने कर ली होगी। अब आइए सब लोग सीधे बैठ करके हम आचमन अंग स्पर्श आदि करते हुए आज के इस यज्ञ अनुष्ठान में हम प्रवेश करेंगे। 3 बार आचमन अपने दाएं हाथ की अंजलि में जल लेते हुए। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। 3 बार आचमन करके हस्त प्रक्षालन कर लेते हैं, हाथ को अच्छी प्रकार से धो लेते हैं। और उसके बाद बाएं हाथ की अंजलि में लेफ्ट हैंड में जल लेते हैं और अब हम अंग स्पर्श करेंगे। ओम वांग आस्यस्तु। ओम नसोर्मे प्राणोस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु। ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव करके ये पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया संपन्न की। उसके उपरांत हम हाथ जोड़ करके पूरी श्रद्धा भाव भक्ति से युक्त होकर के ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का विशेष रूप से हम पाठ करेंगे। अथ ईश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः। यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येनद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढायेन स्वस्तमितं येन नाकः। यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव। यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयोरयीणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नद्येरयन्त। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्। युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् ते नम उक्तिं विधेम। इतीश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के उपरांत
अब दीप प्रज्वलन करेंगे 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए। अपने पास में जो आपके पास दीपक रखा हुआ है उस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। और कपूर के अग्रभाग में इस प्रकार से, श्रु के अग्रभाग में इस प्रकार से कपूर को आप रख लें और उस कपूर को इस दीपक के माध्यम से प्रदीप्त करते हुए ओम भूर्भुवस्वर्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। ओम उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथामयञ्च अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। इस प्रकार से ये अग्नि को स्थापित कर दिया। अब समिधाधान। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम तन्त्वा समेद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। अब पंचघृत आहुति। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब जोल प्रोक्षण करेंगे वेदी के पूर्व दिशा में। ओम अदितेनुमन्यस्व। अब वेदी के पश्चिम दिशा में। ओम अनुमतेनुमन्यस्व। अब वेदी के उत्तर दिशा में। ओम सरस्वत्येनुमन्यस्व। अब वेदी के चारों दिशाओं में। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय
दिव्य गंधर्वः केतपुः केतं नः वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। और ईशान कोण पे ही कलश को छोड़ दी। अब आघारावाज्य भाग आहुति, 4 विशेष घी की आहुति यज्ञवेदी के मध्य में प्रदीप्त समिधाओं में, उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर पहली आहुति, दूसरी दक्षिण दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए, पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए, और 2 बीच में, ऐसे 4 घी की विशेष आहुति प्रदान करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय इदन्न मम। अब घी की आहुतियों के साथ साथ सामग्री की भी विशेष आहुतियां हम साथ साथ में प्रदान करेंगे, सायंकालीन मंत्रों से आहुति देंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजोरात्रेन्द्रवत्या युषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा, इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा, इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा, इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम इस प्रकार यहाँ तक जो हम विशेष देव यज्ञ की आहुति देते हैं वो संपन्न होती हैं। इसके उपरांत हम गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र आदि की विशेष आहुतियां भी हम प्रदान कर सकते हैं। और वैसे सामान्य रूप से 3 आहुतियां विशेष रूप से हमें गायत्री मंत्र, जिसको सावित्री मंत्र भी कहा जाता है, जो हमारे बुद्धि के लिए विशेष प्रार्थना है, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना तीनों ही इसके माध्यम से करते हैं। तो आइए गुरु मंत्र गायत्री मंत्र से। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। इस प्रकार हमने यह कफेष्टि हवन सामग्री से विशेष यज्ञ हवन अग्निहोत्र अनुष्ठान हमने संपन्न किया। इसी प्रकार से इस कफेष्टि हवन सामग्री को बनाने के लिए प्रयोग होने वाले जितने भी द्रव्य हैं, अब आगे के क्रम में उन द्रव्यों का परिचय देखेंगे और उसके उपरांत उसके ऊपर हुए साइंटिफिक शोध अनुसंधान आदि के विषय में भी हम विशेष रूप से जानेंगे। ये आपके सामने आज रखे हुए सारे द्रव्य आप देख रहे हैं, अलग अलग द्रव्य कई सारे, वो सारे के सारे विशेष रूप से जितने भी कफज रोगों की शांति के लिए या जो ये कफेष्टि हवन सामग्री हैं, इस कफेष्टि हवन सामग्री के निर्माण के लिए प्रयोग होने वाले ये विशेष द्रव्य हैं। आयुर्वेद के अंदर विशेष रूप से कफज रोगों के शांति और विशेष रूप से जो श्वास काश दमा आदि जो श्वास से संबंधित बीमारियां होती हैं, तो उसमें धूम्र चिकित्सा प्रकरण आदि में भी विशेष प्रकार के द्रव्यों का विधान श्वसन रोगों के शमनार्थ विशेष रूप से किया गया है। तो ये आपके सामने जितने भी द्रव्य रखे हुए हैं आप देख रहे हैं। छोटी पिपली जो विशेष रूप से कफेष्टि हवन सामग्री के अंदर प्रयोग होती हैं, ऐसे ही लौंग, ये लौंग तो हमारे सबके घर में होती ही हैं, ये भी विशेष रूप से कफेष्टि हवन सामग्री के अंदर हम प्रयोग करते हैं। ऐसे ही सौंठ, अदरक को सुखा देते हैं, उसके उपरांत जो पार्ट बच जाता है उसको सौंठ बोलते हैं। इसी प्रकार से भारंगी, भारंगी की छाल का विशेष रूप से हम प्रयोग करते हैं। और काली मिर्च, ये भी हमारे घर के अंदर लगभग सौंठ भी होती है, काली मिर्च भी होती है, काली मिर्च ब्लैक पेपर जिसको बोलते हैं। इसी प्रकार से दालचीनी, दालचीनी विशेष रूप से ये भी हमारे सबके घर के अंदर विशेष रूप से पाई जाती हैं, प्राप्त होती हैं। तो दालचीनी का प्रयोग, इसको दिखाई दे से कैमरा ले लो आगे पीछे फट से। इसी प्रकार से मुलठी, मुलठी वैसे कफज रोगों के लिए भी प्रयोग होती है और भी अलग अलग कई रोगों के लिए औषधीय प्रयोग होती है, लेकिन ये मुलठी, ये आपने दालचीनी आपको बताएं, दालचीनी तो आप सबने देखा ही है, अपने घरों के अंदर हम प्रयोग करते हैं, दाल आदि बनाते उसमें। फिर इस प्रकार से मुलठी, मुलठी के बाद सफेद वासा, इसको बनफसा भी बोलते हैं, सफेद वासा। और इसी प्रकार अकरकरा का मूल, अकरकरा की जो जड़ होती हैं उसका हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। ऐसे ही देसी तुलसी, देसी तुलसी जो काली तुलसी होती हैं उसको देसी तुलसी बोलते हैं, तो उसका भी हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से बड़ी कटेरी, पंचांग, जिसमें कांटे तो नहीं होते लेकिन बड़े बैंगन जैसे फल भी आते हैं और बड़ा सा पौधा होता है खड़ा। इसी प्रकार से कमल के जो पुष्प होते हैं उसको सुखा करके भी इसमें हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं, कमल पुष्प। इसी प्रकार से कपूर, कपूर तो प्रसिद्ध है कफज रोगों के लिए विशेष रूप से, तो कपूर का ही हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं।
इसी प्रकार से काकड़ा सींगी, काकड़ा सींगी एक विशेष औषधि होती है। काकड़ा सींगी विशेष रूप से जितने भी कफज रोग होते हैं अलग अलग, उसमें बहुत ही विशेष रूप से प्रयोग होती है। और इसका जो शेप होता है, आकार होता है, आप देख रहे हैं बिल्कुल ही अलग प्रकार का। ये एक पेड़ पौधे के अंदर एक फल की तरह लगता है, लेकिन ये फल नहीं होता है। और उसमें एक कीड़ा लगता है उस पेड़ में, और वो कीड़ा जो होता है वो इस प्रकार से इसको पूरा बना देता है फल को। तो ये काकड़ा सींगी ये एक प्रकार की कीड़े का ये घर होता है, घोंसला होता है। तो इसका प्रयोग भी ये विशेष रूप से ये कफज रोगों के लिए बहुत ही विशेष रूप से होता है। इसी प्रकार से लिसोड़ा, ये लिसोड़ा के दाने हैं, आप देख रहे हैं। लिसोड़ा का प्रयोग भी विशेष रूप से यज्ञ के लिए उपयोग में आने वाले द्रव्य हैं। इसी प्रकार से तेज पत्ता, जिसको तमाल पत्र भी बोलते हैं, तो वो भी हम विशेष रूप से यज्ञ के लिए प्रयोग करते हैं। और ये आप देख रहे हैं छोटी कटेरी, कटेरी भी बोलते हैं, छोटी कटेरी भी बोलते हैं। ये बहुत ही तेज तर्रार और बहुत ज्यादा कांटे होते हैं, और ऐसे फल होते हैं, आप देख रहे हैं ये फल, ये बहुत ही कांटे होते हैं। और ये जो फल होता है उसके अंदर एक बीज होता है। ये वैसे तो समस्त कफज रोगों के लिए सेवन, उसका काढ़ा और अग्नि में आहूत करके उसका प्रयोग हम विशेष रूप से लेते हैं। लेकिन ये जो कटेरी का जो अंदर का बीज होता है, आपने छत्तीसगढ़ और भी बहुत सारे जगहों पे आप जाएंगे और देखेंगे, तो इसको बीजों को निकालते हैं। जिन जब दांत में कीड़े पड़ जाते हैं, दांत में रोग होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, तो थोड़ी सी अंगारे लेते हैं गोबर के, अंगारे के ऊपर उसके बीज को डालते हैं, और कागज जो होता है उसको ऐसे गोल मोड़ देते हैं, और मुख की ओर पतला भाग और चौड़ा भाग नीचे की ओर रखते हैं, और मुख खुला रख करके और उस धूम्र को मुंह के अंदर भरते हैं, और गाढ़े गाढ़े धूम्र को मुंह में भर करके थोड़ी देर रखते हैं। इस प्रकार की क्रिया करने से दांत के अंदर जो सड़ जाता है या कीड़ा पड़ जाता है, बैक्टीरिया हो जाता है, या अलग अलग प्रकार के जो जीवात हो जाती है जिसके कारण खून आता रहता है, सड़ाव होने लगता है, वो पूरी तरह से क्लीन कर देता है, सफाया कर देता है एकदम से। और इसी प्रकार से ये जो अलग अलग द्रव्य, इसमें बहुत सारे द्रव्य, जैसे पिपली, पिपली लगभग जगहों पर उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन ये हमारे रसोई घर के अंदर नहीं होती। ये आप पंसारी जो होते हैं, जो औषधिया आदि का जो विक्रय करते हैं, उनके पास आप जाएंगे तो वो बहुत आसानी से जानते हैं। आप छोटी पिपली के नाम से जाना जाता है, या पीपर के नाम से पीपर, या छोटी पिपली, या पिपली, इस नाम से जाना, तो बहुत आसानी से हमें मिल जाती है। ये विशेष कफ के रोगों के लिए। और लौंग तो हमारे घर में होती ही होती है। लौंग तो आप सब जानते हैं, अपने घरों के अंदर होते हैं, और उसका प्रयोग भी करते हैं। इसी प्रकार सौंठ भी हमारे घर के अंदर होती हैं। इसी प्रकार से काली मिर्च भी हमारे घर के अंदर विशेष रूप से पाई जाती है, जिसको ब्लैक पेपर हम कहते हैं। और दालचीनी भी हमारे घर के अंदर होती है, तुलसी हमारे घर के अंदर होती हैं, और तेज पत्ता हमारे घर के अंदर होता है। तो और कपूर भी लगभग घरों के अंदर होता है। तो इसमें से काफी सारे द्रव्य ऐसे हैं जो हमारे घर के अंदर स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं, और उसका प्रयोग हम विशेष रूप से इसके लिए करते हैं। और ये काकड़ा सिंगी एक सामान्य रूप से पाई नहीं जाती, लेकिन औषधि के रूप में कफज रोगों के शमन के लिए एक विशेष औषधि के रूप में प्रयोग होती हैं, और बहुत ही पावरफुल औषधि होती हैं। संपूर्ण प्राण शक्ति को बढ़ाने से लेकर के पूरे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रोंग करने का काम, और उसके अतिरिक्त अलग अलग रोगों को ट्रीट करने का। और आज पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट ने उसके अंदर पाए जाने वाले विशेष कंपोनेंट्स की पहचान की है, उसके ऊपर रिसर्च की है। ओरोग्रिट नाम की एक विशेष औषधि जो स्पेशल कैंसर जैसे घातक खतरनाक रोगों को दूर करने के लिए निर्माण हुई है। तो ये इस प्रकार से विशेष रूप से लाभकारी और कंटकारी तो हर गांव में हर जगह पर पाई जाती है। पीला सा पुष्प होता है, बेल लता से चलती है, और विशेष रूप से वो उसके अंदर ये पीले पीले छोटे छोटे फल आते हैं। तो उसका भी प्रयोग हम लेकर के इसमें विशेष रूप से कर सकते हैं। और इन सारे द्रव्यों को लेकर के कूट पीस करके जो सामग्री बनती है उसको कहते हैं कफेष्टि हवन सामग्री। और इस कफेष्टि हवन सामग्री से जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो पैरामोमाइसिन, ये एक विशेष प्रकार का तत्व होता है जो कफज और इस प्रकार के जितने भी रोग होते हैं उसको शांत करने के लिए, आर लिमोनिन से लेकर के फॉर मेथॉक्साइनेमाइल्डिहाइड से लेकर के और भी बहुत सारे ऐसे करीब 40 से अधिक
विशेष मेडिसिनल कंपोनेंट्स इस कफेष्टी हवन सामग्री से हवन करने पर हमें प्राप्त होते हैं। तो पहले रोग की अवस्था अनुसार 11, 21, 51 या 108 इसी जड़ी बूटियों से हम आहुति करते हैं। आहुति करने के उपरांत ये जो आहुति हो गई, अब आप देख रहे हैं अंगारे शांत हो गए हैं, लाल लाल अंगारे हैं और अंगारे एकदम से शांत हो गए। इसको क्या करते हैं, अब ऐसे एक लाइन में आपस में जोड़ देते हैं। तो इसके बीच में जो गैप है वो गैप एयर का भर जाता है। तो ये अंगारे अब गाय के गोबर के उपले के हैं, क्योंकि लकड़ी के होते तो इतनी देर में शांत हो जाता। ये गाय के गोबर के उपले के जो अंगारे हो बहुत ही लंबे समय तक आप एक बार ऐसे दबा दो, और पहले यज्ञ की हुई भस्म है वो है तो आप चारों ओर और थोड़ा सा डाल दो और बीच में थोड़ा सा भाग खुला छोड़ दो, तो ये 2-3 घंटे तक आराम से ये अंगारे लंबे समय तक चलते हैं। इसके अंदर विशेष रूप से हम थोड़ी सी मात्रा में औषधियां, जड़ी बूटियां, जैसे हमने ये घी की आहुति के लिए जिन पात्र का हमने प्रयोग किया है उसमें ये आपको मैं प्रत्यक्ष दिखाता हूं। ये थोड़ी सी मात्रा में हमने घी रख लिया। घी पहले से आप इतनी ही मात्रा में ले जितना हवन होने के बाद थोड़ा सा बच जाए। आप देख रहे थोड़ा सा घी 2-4 चम्मच हमने बचा लिया। अब इसी के अंदर आपको ये जो कफेष्टी हवन सामग्री है उसको इसके अंदर आप इस प्रकार से थोड़ा सा डाल दीजिए, 5-10 ग्राम। और दूसरा गुग्गुल लीजिए, गुग्गुल या दिव्यष्टि, इसको थोड़ी सी मात्रा में लीजिए ऐसे 5-10 ग्राम और इसी के अंदर मिला दीजिए। और गुग्गुल नहीं तो दिव्यष्टि, दिव्यष्टि भी विशेष रूप से उसमें साल के पेड़ का गोंद राल होता है जो विशेष रूप से कफ श्वसन संबंधित रोगों के लिए लाभकारी होता है। तो ये दिव्यष्टि थोड़ा सा लेकर के 5-10 ग्राम इसमें मिला जाए। दिव्यष्टि या गुग्गुल दोनों में से आप कोई एक द्रव्य का प्रयोग करें। और ये जो है अब इसको पूरा मिला दीजिए। ये जो गाय का घी था, सामग्री थी और ये द्रव्य, एक हल्का गीला एक सम्मिश्रण हमारा तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से मिला देना। ये आप देख रहे हैं, ये आहुति एक हमने की थी अग्नि, यज्ञाग्नि के अंदर, और ये अब हो गया दूसरा द्रव्य तैयार। ये अग्नि शांत होने के बाद जो विशेष अग्नि प्रदीप्त है हमारे पास अभी वर्तमान में, मतलब प्रज्वलित लपटों वाली अग्नि नहीं है, लेकिन अंगारे रूप जो अग्नि है उसको कहते हैं ब्रह्माग्नि। तो इस प्रकार से ये हमने पूरा मिश्रण कर दिया है। अब ये जो ब्रह्माग्नि है, जो अंगारे है, उसके ऊपर एक स्थान पे, पूरे में बिखेरना नहीं है, इसे और हल्का ऐसे आप एक ही स्थान पर रख करके और लड्डू टाइप का बना करके और उसको दबा दीजिए हल्का ऐसे, एक ही स्थान पे, पूरे में बिखेरना नहीं है। अब ये अगरबत्ती धूप बत्ती आदि जैसे जलता है उस प्रकार से धीरे 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 एक साइड से सुलगता सुलगता हल्की हल्की मंद मंद सी और सुगंधित और मेडिसिनल स्मोक, धूम्र निरंतर हमें मिलती रहेगी। और ये स्मोक जो हमें निरंतर मिलती है एकदम से एक सुगंधित भी होता है, और इस धूम्र को लेने से एकदम से जितने भी श्वसन से संबंधित रोग होते हैं वो शांत होता है। आपने देखा होगा कि किसी को अस्थमा दमा हो जाती है तो क्या करते हैं, उनको धूम्र से बचने के लिए कहा जाता है। धुएं में जाने से ही उनको अस्थमा दमा के पेशेंट को भयंकर रूप से तकलीफ होने लगती है, और ज्यादा उसमें चले जाए तो अटैक तक आ जाता है अस्थमा का, और बहुत ही सीरियस कंडीशन में चले जाते हैं। लेकिन ये जो कफेष्टि के अंदर जो द्रव्य हैं, उन द्रव्यों को इस प्रकार हल्की धुनी के साथ यदि लिया जाता है तो वह द्रव्य हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी, हितकारी और उपयोगी होता है। और अस्थमा दमा के पंप जो सालों सालों से लेते थे उनके पंप तक भी छूट गए। आज हम इस वीडियो के लास्ट में, अंत में हम देखेंगे ऐसे सैकड़ों लोगों की कहानियां जो भयंकर रूप से अस्थमा दमा से, यहां तक कि लंग फाइब्रोसिस जो बहुत ही भयंकर अवस्था होती है उसको ठीक करना मॉडर्न मेडिकल साइंस के लिए लाइलाज है वो बीमारी, कि एक बार हो गई तो अब जीवन लेकर के जाएगी।
लेकिन महानुभाव, ये जो आपके सामने द्रव्य रखे हैं, इन द्रव्यों से निर्मित जो जड़ी बूटियां हैं, हवन सामग्री हैं, इन जड़ी बूटियों से निर्मित जो हवन सामग्री है, उसका प्रयोग करने पर वो लंग फाइब्रोसिस तक हमने अपनी आंखों के सामने ठीक होते हुए देखा है। और उनके साक्षात लाइव वीडियो, जिसको रियल वर्ल्ड एविडेंस कहा जाता है, वो भी हम आगे के क्रम में आज ही हम देखेंगे। और उससे पहले, उससे पूर्व, हम इस कफेष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर जब हम बैठते हैं और उसका जो हमारे पूरे शरीर के ऊपर, हमारे श्वसन तंत्र के ऊपर और सब प्रकार का जो लाभ हमें प्राप्त होता है, वो अद्भुत और विशेष लाभ होता है। इसी प्रकार से जब हवन हो गया, उसके बाद अंगारों के ऊपर इस प्रकार से जड़ी बूटियां डाल करके हल्की मंद मंद सी धुनी, आप देख रहे निरंतर, एकदम से पूरे में बिखेर देते तो बहुत धुनी हो जाती, घर पूरा, कमरा पूरा भर जाता और बहुत अलग प्रकार की धुनी। ये एक पूरा लड्डू टाइप का बना करके बीच में एक स्थान पर रख देते हैं, तो ये हल्की हल्की मंद मंद सी धुनी निरंतर उठती रहती है। और गाढ़ा धुआं नहीं करना है, हल्का धुआं करना है। और इसमें आप कपूर आदि का भी, श्वास से संबंधित बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो पहले आप कपूर का प्रयोग करें, कपूर की टिकियाओं को अंगारों के ऊपर इस प्रकार से रखें और उसका आप पहले प्रयोग करें। और धीरे धीरे जब श्वसन लेने की तक उसमें आ जाए, उसके बाद फिर आप कफेष्टि आदि का प्रयोग करें। इसमें आप घी का प्रयोग ना भी करें तब भी चल सकता है, बिना घी का प्रयोग किए भी आप सीधा कफेष्टि का प्रयोग करें जो ज्यादा प्रॉब्लम है। बाद में आप घी के प्रयोग के साथ ही अन्य रोगों में तो हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। और वातज रोग होते हैं तो वातिष्टि का प्रयोग करते हैं, तो उसमें हम तिल के तेल का सम्मिश्रण करते हैं, आहुति देने के रूप में भी और अंगारों के ऊपर रखने के लिए भी। और कफेष्टि का हवन करते हैं तो उसमें हम सूखी सामग्री का भी प्रयोग करते हैं और हल्का फुल्का गाय का घी हम प्रयोग करते, या फिर जो माल कांगनी या ज्योतिषमती, दोनों एक ही चीज का नाम है, उसका जो तेल होता है उसका भी हम विशेष रूप से इस सामग्री के अंदर तेल मिला करके और उसका प्रयोग कर सकते हैं। और वो और विशेष ज्यादा हमारे लिए लाभकारी, हितकारी और उपयोगी हो जाती हैं। तो इसलिए ये जो कफेष्टि हवन सामग्री हो, जितने भी श्वसन तंत्र से संबंधित रोग हो या फिर इसके अलावा जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज कही जाती हैं, अलग अलग प्रकार की जो कम्युनिकेबल डिजीज, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या इससे संबंधित जो अलग अलग प्रकार के रोगाणु, जीवाणु होते हैं, उन रोगाणु जीवाणुओं को दूर करने वाला, नष्ट करने वाला तत्व, द्रव्य या कंपोनेंट्स विशेष रूप से इस यज्ञीय धूम्र के अंदर विशेष रूप से हमें प्राप्त होता है। तो उसका प्रयोग हम विशेष रूप से यज्ञ में करते हैं, जो श्वसन संबंधित रोग हैं उसको शांत करने के लिए, ठीक करने के लिए, दूर करने के लिए। और देखिए मॉडर्न मेडिकल साइंस में जिस प्रकार से हम देखते हैं कि धूम्र के लिए बिल्कुल मना, और आपको मैंने कई बार, धूम्र धूम्र के अंदर अंतर होता है। आप इसी में ही यदि श्वास से संबंधित प्रॉब्लम है और आप कफिष्टि को छोड़ करके अन्य सामग्री से आप हवन करेंगे तो उसको आप देखेंगे उसमें उनको उतना सुटेबल नहीं लगेगा, लेकिन कफिष्टि को आप करेंगे तो एकदम से उनको अच्छा लगता है, एकदम से उनको इनहेल करने से लेकर के सब में राहत प्राप्त होने लग जाती है। और कुछ ही दिनों में जबरदस्त रूप से रिकवरी देखने को मिलती है। और उसके साथ साथ जो हमारे लंग्स के अंदर अलग अलग प्रकार के जो इन्फेक्शन हो जाते हैं, या कई बार बैक्टीरिया का, जैसे निमोनिया, एक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, उस वो हमारे लंग्स के अंदर उसका फैलाव होता है और वो बड़ी मात्रा में बढ़ते हैं तो उसके कारण निमोनिया हो जाता है। या इसी प्रकार से कई सारे प्रकार की छोटी मोटी ऐसी अलग अलग फंगस होती हैं, अलग अलग प्रकार के ऐसे जैसे टीबी के बैक्टीरिया हैं, वो भी हमारे लंग्स में जाकर के बहुत भयंकर रूप से बीमार हमें करते हैं। कोरोना एक प्रकार का वायरस, वो भी हमें विशेष रूप से श्वसन तंत्र के माध्यम से हमें विशेष रूप से बीमार करने का कार्य करता है। और उसमें भी बहुत ही ज्यादा भयंकर रूप से हमारा जो स्वास्थ्य है वो गिर जाता है। या ऐसी कितनी सारी ऐसी अलग अलग बीमारियां हैं, अलग अलग रोग हैं जो हमारे श्वसन तंत्र को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। और ये हमारा श्वसन तंत्र एक ऐसा है कि आप चलते फिरते जहां पर भी हम जा रहे हैं, बाहर की वायु सीधी लंग्स तक जाती है। तो उस वायु के अंदर सैकड़ों प्रकार के अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, और उसका सामना हमारा निरंतर चौबीसों घंटा होता रहता है। हम कहीं बैठे हैं, सोफे, गद्दे, पर्दे, और जो हम ओढ़ते हैं, कंबल से लेकर के, रजाई से लेकर के अलग अलग चीजें, इन सब के अंदर यदि आप माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखें और विशेष रूप से उसकी जानकारी प्राप्त करें,
तो इन सारे चीजों के अंदर इतने सारे प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, ये निरंतर हजारों लाखों लाखों क्या करोड़ों बैक्टीरिया वायरस और फंगस के साथ हमारा प्रतिदिन सामना होता है। और उसके कारण से इन्फेक्शन और अलग अलग प्रकार की बीमारियां, अलग अलग प्रकार के रोग बड़ी भारी मात्रा में और व्यापक रूप में ये फैलते हैं। इसलिए श्वसन तंत्र हमारा ठीक होना सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। इसलिए आयुर्वेद के सदवृत्त में स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए जिस स्थिति का वर्णन है, वहां पर विशेष रूप से इस बात का वर्णन किया गया है कि स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए, होम करना है। और इस बात को एक बार नहीं, एक ही प्रकरण के अंदर 5 बार दोहराया गया है। और दूसरा, औषधीय धूम्र का पान करना चाहिए, जिसमें गुगुल है, दिव्यष्टि है, ये कफेष्टि आदि जो जड़ी बूटियां हैं, कपूर आदि हैं, उसको अंगारों के ऊपर हम डालते हैं और उसकी हल्की हल्की मंद मंद से सामान्य सी जो धुनी होती है, बहुत ज्यादा गाढ़ा धुआं नहीं करना है, हल्की धुनी करनी। और इस धुनी को इनहेल करने से आयुर्वेद के अंदर विशेष रूप से बताया गया कि अनेक प्रकार के रोग हमारे शांत होते हैं, दूर होते हैं। और इस धूम्रपान को, जो ये औषधीय धूम्र है, उसको लेने से अनेक अनेक प्रकार के रोगों का शमन होने के साथ ही हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और कई सारे प्रकार के विशिष्ट लाभ ये आयुर्वेद की धूम्र चिकित्सा प्रकरण के अंदर विशेष रूप से बताया गया है कि अनेक प्रकार के रोग, और उसमें खास करके जो श्वसन से संबंधित या क्षय, काश, टीबी जन्य हैं, उन रोगों के लिए आपके सबके पास ये यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा बुक है। उस बुक के अंदर आयुर्वेदिक धूम्र चिकित्सा प्रकरण 54, 55, 56 नंबर पृष्ठ है, उसके ऊपर आपको विस्तार पूर्वक ये सारी बातें बताई गई हैं। और इस धूम्र का विशेष रूप से प्रयोग करने पर इसके अंदर बताया गया, मन का संताप, रजोगुण तथा क्रोध दूर होता है। मनस्तापम रजः क्रोधम धूमपाने निवारित। ये जो औषधीय धूम्रपान होता है, उससे मन का संताप, रजोगुण और क्रोध शांत होता है। और सिर, कंठ व नेत्रों के सूल में गौरव, भारीपन या मानिए जो सिर में, कंठ में या नेत्र आदि में भारीपन और सूल दर्द जो होता है, उसमें उसको दूर करता है। आधा सीसी, जिसको माइग्रेन कहते हैं, उसको दूर करता है। प्रतिशाय, जुकाम, हिचकी, जो हिचकी कई लोगों को आते रहते हैं, हिचकी के लिए आपने मॉडर्न मेडिकल साइंस में देखा होगा कोई दवाई नहीं होती है, और यहाँ ये हिचकी शांत होती है। श्वास मानी अस्थमा, गला बैठ जाना, कांस, खांसी, दांतों की दुर्गंध, मतलब दांत जब सड़ने लगते हैं और अलग प्रकार की दुर्गंध होने लगती है। हनु अनुग्रह एवं मन्या की जकड़, एक प्रकार की मन्या या गले की जकड़न होती है, उसमें अरुचि, मानसिक, नासिका में अलग प्रकार का जो रोग हो जाता है, नासिका में ही इस प्रकार के बैक्टीरिया आदि फैल जाते हैं, तो उससे कई प्रकार की गंध आती हैं। वो कर्णस्राव, कृमि, कानों में कृमि हो जाते हैं या कर्णों में स्राव होता है ना, पस आदि पड़ जाता है। या स्वर विकार, कंठ से संबंधित जो विकार होते हैं, सूजन, तंद्रा, मोह, अति निद्रा, बहुत ज्यादा निद्रा, तंद्रा, जो दिन में काम करते हुए ही ऐसे ऐसे नींद आती रहती है, गल सुंडी का से लेकर के जीवा के पास गांठ हो जाना, और भी बहुत सारे इस प्रकार के अलग अलग रोग बताए गए हैं, जो इस औषधीय धूम्र का प्रयोग करने पर विशेष रूप से शांत हो जाते हैं। और ये आयुर्वेद की धूम्र चिकित्सा प्रकरण में, यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा में हमने 8 से ज्यादा आयुर्वेद के ग्रंथों में जो यज्ञ चिकित्सा और यज्ञ के उपरांत जो ये हम धुनी करते हैं अंगारों के ऊपर डाल करके, और उस धुनी का जो प्रसरण होता है, धूम्र होता है, उस धूम्र को लेने से श्वास, काश, दमा से लेकर के अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां हैं,
उन बीमारियों को ठीक करने के विषय में हमारे प्राचीन ग्रंथों में, प्राचीन शास्त्रों में अनेक प्रकार के अलग-अलग इस प्रकार के विधान और उसका प्रयोग विशेष रूप से बताया गया है। ये कोई नई चीज नहीं है, ये प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि महर्षि और हमारे जो पूर्वज जो जंगलों में या जो इस प्रकार से रहने वाले लोग हैं, वो पहले से ही इन सारी चीजों का निरंतर प्रयोग करते हुए आ रहे हैं। और इसका जो प्रयोग है वो विशेष रूप से कई सारे प्रकार के रोगों के शमन के लिए किया जाता है। खास करके देखिए, हमारा श्वसन तंत्र है, जैसे मैंने आपको कहा कि बाहर की वायु से सीधा प्रभावित होते हैं और बाहर की वायु हर चीज से प्रभावित होती है। आपने अपने घर के अंदर ही देखा होगा, कहीं सब्जी आप रख दे या कोई भी सामान थोड़ा सा रह जाता है और बिना धोए हुए बर्तन भी रह जाए तो एक प्रकार की स्माइल देने लग जाते हैं। फ्रीज आदि में सब्जी आदि लंबे समय तक रह जाती है, उसमें भी एक प्रकार की स्माइल आती है। ये जो स्माइल आ रही है वो क्या है? वो उसके अंदर उस प्रकार के बैक्टीरिया आदि पड़ गए हैं और वो अब इतनी मात्रा में बढ़ गया है कि अब वो वायु के माध्यम से वो चारों ओर फैल रहा है, तब हमारे श्वास के माध्यम से इनहेल हो रहा है। अब हमें गंध भी आ रही है और उसके साथ साथ उस बैक्टीरियाओं को हम अपने भीतर भी इनहेल कर रहे होते हैं। और जब उसको इनहेल कर रहे होते हैं तो उसके कारण से अनेक प्रकार के रोग पैदा होते हैं, पनपते हैं और अलग ही प्रकार से पूरा हमारा जो सिस्टम है वो अलग ही तरीके से काम करने लगता है और इसके कारण से अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार के रोग। और उसमें भी जो अब आज हमारे घर विशेष करके पैक बनाने लग गए। पहले जो घर हुआ करते थे वो खुली हवा आना जाना, सूर्य की धूप आना, सूर्य की किरणें आना, जो धूप आती हैं वो धूप के कारण भी कई सारे प्रकार के बैक्टीरिया आदि तो पनपते भी नहीं है और पनप जाते हैं तब भी उसका स्वाभाविक सफाया हो जाता है। लेकिन आज हमारे घर बड़ी बड़ी बिल्डिंग और अलग प्रकार से बने और उसमें भी एसी आदि लगाते तो खिड़की जो होती है वो भी बंद हो जाती है। तो उस कंडीशन में हमारे घर के अंदर सबसे ज्यादा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि होते हैं और उसके कारण से अनेक प्रकार के रोग और बीमारियां और उसके कारण से कष्ट पैदा होते हैं। और तो यह हमारे घर का आज का सूर्य है। क्योंकि तो हम अपने घर के अंदर हवन करते हैं तो जो यज्ञ की अग्नि होती है, उसकी जो ऊष्मा होती है, उसके अंदर जो आहूत द्रव्य है, उससे उत्पन्न जो गैसें हैं वो पूरे घर के अंदर चारों ओर के वायुमंडल के अंदर जब प्रसरित होती हैं तो हमारे पूरे घर को सुरक्षित बनाती हैं, सभी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से बचाव करती है और उसके कारण होने वाले जो रोग है उससे भी बचाव होता है। तो इस विषय में पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज के मार्गदर्शन निर्देशन में व्यापक रूप में हमारे वरिष्ठ साइंटिस्ट, हमारे आदरणीय डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी के हाथ से बड़े रूप में ये कार्य आज संपन्न हो चुका है। और उसमें निमोनिया के बैक्टीरिया से लेकर के अलग अलग प्रकार के जो रोगाणु जीवाणु हैं उसके ऊपर बहुत ही सटीक और साइंटिफिक रूप से काम किया जा चुका है। तो आगे के क्रम में हम सब लोगों के बीच में हमारे आदरणीय डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आगे के क्रम में कफेष्टि के संबंध में जो हम पतंजलि के द्वारा रिसर्च हुई है उसके ऊपर हम सबको प्रकाश देंगे। इसी के साथ मैं उनका स्वागत करता हूं कि वो व्यस्त अभी बहुत सारा उनके पास अलग अलग मीटिंग अलग अलग कार्य और वो दूसरी मीटिंग छोड़ करके हमारे बीच में आए हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनका हम कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद करते हैं कि वो हम सब लोगों को इतनी व्यस्तता में से भी हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में आए। आदरणीय डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय। ओम जी स्वामी जी, आपको मेरा प्रणाम और आप सभी आमंत्रित जनों को मेरा अभिवादन। मैं थोड़ा सा मुझे आने में विलंब हो गया, मेरी दूसरी मीटिंग लंबी खिंच गई थी, पर मैं सोच रहा हूँ कि मैं वो जो पूर्ति है वो कर पाऊंगा। और आज जैसे अभी स्वामी जी ने कहा, हम डिस्कस करेंगे कफेस्टी के बारे में कि कैसे कफेस्टी की धूम्र एक अच्छे एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल की तरह काम करते हैं। तो मैं शुरू करता हूं और अपनी स्लाइड्स को एक बार शेयर करता हूं। अब बताइएगा कि आपको वो स्लाइड्स दिखाई दे रही हैं तो। पूज्य स्वामी जी, क्या आप देख पा रहे हैं? हाँ, देख पा रहे हैं। जिसमें आपको पीआरआई का लोगो दिखाई दे रहा है और लिखा हुआ है धूपन अगेंस्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम लंग पैथोजेंस। सब जी। विजिबल है? हाँ तो जी। मैं परम पूज्य स्वामी जी, परम श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में नमन करता हुआ, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करता हुआ क्विकली आपको कफेस्टी के बारे में बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे ये धूपन क्रिया और इसके थ्रू जो हमें अच्छे अच्छे पार्टिकल्स मिलते हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल है।
एंटी माइक्रोबियल मतलब एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है और एंटी वायरल भी है। पिछली बार आप और हम डिस्कस किए थे चर्मेष्टि के बारे में, जहाँ हमने चर्मेष्टि की धूम्र का अच्छा सुप्रभाव देखा था कि कैसे स्किन के पैथोजेंस को हम काबू कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ को रेगुलेट कर सकते हैं और उनके द्वारा होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। और वहाँ हम थोड़ा बात किए थे एयर स्टरलाइज़ेशन के बारे में। जैसा अभी कुछ स्वामी जी बता रहे थे कि जहाँ-जहाँ ये धूम्र होती है, वहाँ कोई भी कीटाणु, जीवाणु या विषाणु ग्रो नहीं कर पाते, जो हमने पिछली बार वाले एक प्रेज़ेंटेशन में भी देखा था। आज हम उससे एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और ये देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम लंग पैथोजेंस हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम का बेसिक मतलब हुआ कि ऐसे पैथोजेंस, ऐसे बीमारी के कारण जिनका फैलाव बहुत दूर तक है, जिनके अगेंस्ट बहुत सारी दवाइयाँ काम नहीं करती हैं, अगर वो हमारे आस-पास हैं, तो क्या हम धूपन करके उनका मुकाबला कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपसे रिक्वेस्ट किया था कि अगर मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ या मेरी भाषा थोड़ी-सी ज़्यादा साइंटिफिक और क्लिष्ट हो रही हो, तो जस्ट कोई भी सज्जन अपना हाथ रेज़ करेंगे, तो मैं थोड़ा हल्के हो जाऊँगा और चीज़ को दोबारा समझाने का प्रयास करूँ। स्वामी जी, मुझे आपकी भी इसमें थोड़ी हेल्प चाहिए होगी कि अगर लगे कि मैं बहुत तेज़ जा रहा हूँ, तो आप मुझे प्लीज़ सूचित कीजिए। तो अगर हम देखें जो एयरबोर्न पैथोजन की बात है, मतलब कि ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे वायरस, फंगस जिनको हिंदी में जीवाणु, विषाणु व कीटाणु कहते हैं, जो हवा में प्रेज़ेंट है, जिनको हम एयरबोर्न कहते हैं, मतलब हवा चारों तरफ वो तैर रहे हैं और जो हम साँस ले रहे हैं, जो हमारे स्किन उस हवा से एक्सपोज़्ड है, उसके ऊपर वो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस अपना नया घर बनाते रहते हैं। और जैसा कि हमारी आजकल की सोसाइटी है, जो हमारा अभी का समाज है, उसके हिसाब से हम देखें तो 90% हम अपना वक़्त अपने घर के अंदर या ऑफ़िस के अंदर बिताते हैं। मतलब कि इंडोर एनवायरनमेंट में हमारी लाइफ़ ज़्यादा बीतती है, आउटडोर हम थोड़े कम जाते हैं। और उसके कुछ कारण भी हैं और कुछ आलस भी है, क्योंकि बहुत सारे काम घर के अंदर करने में अच्छा रहता है। सो सिर्फ़ घर से कार में बैठ के ऑफ़िस तक और वापस ऑफ़िस से कार में बैठ के घर तक। तो एक तरीके से पूरे क्लोज़्ड एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, जिसको इंडोर एनवायरनमेंट कहा जाता है। और वो जो वातावरण है, वो एक नया रिस्क हमारी हेल्थ को देता है। क्यों? क्योंकि उसी एक क्लोज़ एनवायरनमेंट के अंदर अलग-अलग टाइप के विषाणु, जीवाणु और कीटाणु ग्रो हो सकते हैं। और ऐसा देखा गया है कि ऐसी हवा के अंदर ये मानिए कि लगभग 100 से लेके 1 लाख तक ऐसे जीवाणु 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर के एरिया में रह सकते हैं और जो लगभग 100 से लेके 1000 तक स्पोर्स के फॉर्म में रह सकते हैं। मतलब कि वो ऐसे बीज हैं जो जहाँ गिरेंगे वहाँ अपनी नई कॉलोनी बना सकते हैं। तो हम इन्हीं ऐसे ही एनवायरमेंटल पैथोजन के साथ रह रहे होते हैं और जो हम ऐसा कर रहे होते हैं तो हमारे साथ ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जिस हवा में हम साँस ले रहे हैं, जिस हवा में हम रह रहे हैं, वो हवा अच्छे से स्टरलाइज़ रहे और जो बैक्टीरियल लोड है, जो भी इन्फेक्शन के कारण हैं, उनकी संख्या लिमिट में रहे, कंट्रोल में रहे, ताकि हमारा शरीर उनसे अच्छे से लड़ पाए। तो स्टरलाइज़ेशन का जो पूरा तरीका है, वो बेसिकली उसी डायरेक्शन में हमको लेके जा रहा है। और आप जो अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक स्कीमैटिक है कि जब हम एक कमरे के अंदर हैं, तो वहाँ हर तरफ से पैथोजेन्स हमको अटैक कर रहे हैं। आप छत पे देख रहे हैं, वहाँ पे बैक्टीरिया, वायरस लगे हैं, जो काले-काले डॉट्स हैं। जो ऊपर एसी के फ़िल्टर हैं, वहाँ से तो थोक के बहाव, फंगस, बैक्टीरिया और वायरस के पार्टिकल्स आते हैं। जहाँ हम सो रहे हैं, जहाँ हम बैठ रहे हैं, सोफ़ा हो, बेड हो, दीवारें हों, खिड़कियों से हो और जो सब साँस ले रहे हैं, वो इकट्ठा होके हमारे लंग्स में जमा होना शुरू हो जाता है। और ये जमावाड़ा है, ये जमावाड़ा हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। तो अगर हम इसको देखें, साइंटिफिक तरीके से थोड़ा समझने का प्रयास करें, तो ये जो पूरे सिचुएशन है फंगस की, जो आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, मैं एक अपना कर्सर यूज़ करता हूँ, तो थोड़ी आसानी होगी आपको। ये जो फंगस है, जो बैक्टीरिया हैं, माइकोटॉक्सिन्स हैं, एंडोटॉक्सिन्स हैं, एलर्जेंस हैं, वायरसेस हैं, ये सब पूरे हमारे सिस्टम को अटैक करते हैं और सबसे पहले जो अटैक होता है, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे होता है। हमारे साँस लेने का जो पूरा मैकेनिज़्म है, जहाँ हमारे लंग्स, ब्रोंकस और नाक के अंदर का हिस्सा, वो सब इससे इम्पैक्ट होता है, क्योंकि सबसे पहले वो गंदी हवा, वो हवा जिसके अंदर ये सब पैथोजेन्स हैं, वो पहुँचते हैं। तो एलर्जिक राइनाइटिस, अस्थमा, वाटरी आईज़, हेडेक एंड कफिंग, ये इसके प्राइमरी मार्कर्स हैं और जो बीमारियाँ हैं वो काफ़ी सारी फैलती रहती हैं। एलर्जी, डिज़ीनेस, फीवर एंड ट्यूबरकुलोसिस, टीबी भी इसी तरीके से फैलती है। कि जो बैक्टीरिया हैं उनके स्पोर से बैक्टीरिया खुद
नाक के रास्ते हमारे लंग्स तक पहुँचते हैं और वहाँ जाके अपना नया घर बना लेते हैं। तो इसको हम कैसे कंट्रोल करें, इस पे हम क्या काम करें? आयुर्वेद में हम बहुत सारा इस पे काम कर रहे हैं। अलग-अलग औषधि इसमें अच्छे तरीके से हमारे शरीर को, हमारे लंग्स को पावर देती हैं कि कैसे हम इन बीमारियों से लड़ सकते हैं। पर जो दूसरा और बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है, वो है कफेस्टी। जहाँ हम इस सामग्री का इस्तेमाल करके एक मेडिकेटेड एयर का निर्माण करते हैं, जो एक रिच सोर्स ऑफ मेडिकेटेड एयर है। जैसा अभी स्वामी जी ने कहा कि ये औषधीय प्राणवायु का समृद्ध स्रोत है। मतलब कि ये बताता है कि इसकी वजह से जो एयर आएगी, जो मेडिकेटेड एयर होगी, वो अलग-अलग पैथोजेन्स को कंट्रोल और रेगुलेट कर सकती है। तो हमारी टीम ने, जिसको डॉक्टर स्वाति हल्दर ने लीड किया और पूज्य स्वामी जी के साथ मिलकर बहुत सारा इस पे अनुसंधान किया और आज मैं कुछ डेटा आपको उसके बारे में दिखाने वाला हूँ। तो ये एक कंपोनेंट है, ये घटक हैं, जो 19 अलग-अलग घटक हैं, जो आपने अभी स्वामी जी के साथ स्क्रीन पे भी देखे थे, जो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सजा के रखे हुए थे कि कौन-कौन से कंपोनेंट इस कफेस्टी सामग्री में मिले हुए हैं और वो जो कफेस्टी सामग्री के कंपोनेंट हैं, वो कंपोनेंट किस तरीके से एयरबॉर्न होते हैं, किस तरीके से वो मेडिकेटेड एयर में कन्वर्ट होते हैं और जब वो हो जाते हैं, तो उनका हम कैसे सदुपयोग कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं कफेस्टी के घटकों की और ये देखने का प्रयास करते हैं कि ये जो कंपोनेंट्स हैं, उनके अंदर है क्या-क्या? तो ये एक आई थिंक सबसे अच्छी और एक्साइटिंग फाइंडिंग है जो हमने पहली बार देखी थी, कि जब हम इन अ, सामग्री को बर्न करते हैं, कंबस्ट करते हैं और इनको मेडिकेटेड एयर में कन्वर्ट करते हैं, एक छोटे-से यंत्र का इस्तेमाल करके जो हम अगली स्लाइड पर देखेंगे। उस मेडिकेटेड एयर का जो सफ़ेद रंग का धुआँ होता है, जब उसको इस्तेमाल करके, उसको कलेक्ट करके, जब उसका डिटेल केमिकल एनालिसिस करते हैं, जो एक इक्विपमेंट है, इसका नाम है गैस क्रोमैटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जीसीएमएस शॉर्ट में बोलते हैं। पिछली बार भी इसके बारे में कुछ देखे थे। उस इक्विपमेंट पे हम ये देख पाते हैं कि इस फ्यूम्स के अंदर, इन मेडिकेटेड एयर के अंदर कौन से नेचुरली पैक्ड कंपाउंड्स हैं। और एक्चुअली हमारी सरप्राइज़ के लिए, हमारे आश्चर्य के लिए हमने पाया कि ये जो फ्यूम्स हैं, इनके अंदर बहुत अच्छे-अच्छे कंपाउंड्स उचित मात्रा में पाए जाते हैं। तो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो जो आप पीक्स दिख रहे हैं बड़ी-बड़ी, ये सब एक-एक सिंगल कंपाउंड हैं। और ये जो जितने कंपाउंड हैं, ये उस ही मेडिकेट एयर में डिटेक्ट हुए जो हम यज्ञ के द्वारा जनरेट करते हैं। और ये हमने कई बार रिपीट किया और आप देखेंगे कि लगभग हर बार सेम टाइप की फाइंडिंग मिली। इनफैक्ट अगर आप कफेस्टी का जो पैकिंग है, उसके पीछे का हिस्सा देखेंगे, उसके पीछे भी आपको यही क्रोमैटोग्राम देखने को मिलेगा। जो ये दर्शाता है कि उस सामग्री के अंदर जब आप उसको कंबस्ट करते हैं, तो उसके अंदर जो-जो अच्छे कंपाउंड हैं, वो किस टाइप के हैं और उनके क्या-क्या नाम हैं। और ये वो पूरी डिवाइस है जो पूज्य स्वामी जी ने बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही मेहनत से और बहुत ही प्लानिंग के साथ जनरेट की, हमारी साइंटिस्ट की टीम के साथ मिलकर, जहाँ हम एक तरीके से इन सफ़ेद-सफ़ेद धुओं को इकट्ठा करते हैं। ये वो डिवाइस है जिसके अंदर आप उन्हें जनरेट कर लेते हैं और इस एरिएटर की मदद से उनको बाहर निकाल लेते हैं और अलग-अलग तरीके से इनको फ्यूमिगेट कर लेते हैं। और कुछ जो एक्सपेरिमेंट हम बैक्टीरिया के ऊपर करते हैं, हम बैक्टीरिया को एक प्लेट में प्लेट करते हैं, जो उनका घर जैसा बन जाता है और उस प्लेट को एक बॉक्स के अंदर रखते हैं, जो आप स्क्रीन पे यहाँ देख रहे हैं। और इस पूरे प्रोसेस का इस्तेमाल करके, इस पंप की मदद से हम उस सफ़ेद वाले ठंडे धुएँ को इस बॉक्स के अंदर भर देते हैं और भरने के बाद वो बॉक्स ऐसा दिखाई देता है। तो इसमें क्या हुआ कि जो भी पूरे मेडिकेटेड एयर है, जो सफ़ेद धुआँ है, जो धूम्र है, वो इस बॉक्स में अच्छे से कैद हो जाते हैं और इसके सरफेस पे, इसके नीचे वो प्लेट्स रखे होते हैं, जहाँ हम बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं। और हमने फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे किए और उन जो पूरी सामग्री थी कफेस्टी धूप, उसको हमने फ्यूमिगेट करके सीओयूडी फ्यूम्स के नाम से रखा, जो कफेस्टी फ्यूम्स के नाम से आती है। और इस वाले एक्सपेरिमेंट पे हमने काम किया एक बैक्टीरिया के ऊपर जिससे निमोनिया होता है, जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैथोजेंस है और काफ़ी लोगों को इस मौसम में स्पेशली ज़्यादा परेशान करता है, कि अगर लंग्स के अंदर ये जाए, तो निमोनिया जैसे सिम्पटम पैदा हो जाते हैं, लंग्स के अंदर पानी भर जाता है और हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए बहुत अपनी ऊर्जा और एफर्ट्स को लगाता है। तो अगर आप देखें, जो आप स्क्रीन पे नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं, ये ऐसी प्लेट है जिसके अंदर हमने ये बैक्टीरिया को प्लेट किया हुआ था और ये बैक्टीरिया बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। आप देखिए एक-एक छोटा-छोटा जो आपको डॉट दिखाई दे रहा है, ये बैक्टीरिया की कॉलोनी है और जब इन प्लेट्स को हम ऐसे ही रख देते हैं, तो आप देखते हैं अच्छी कॉलोनी बन जाती है। अब इन प्लेट्स को हम उस बॉक्स के अंदर रखें जिसके अंदर हमने 1 ग्राम
कफेस्टी सामग्री की धूम्र भेजी हो, तो आप देखेंगे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हम 2.5 ग्राम कफेस्टी सामग्री की धूम भेजी हो, तो आप देखेंगे कि इनकी कॉलोनी का नंबर कम होना शुरू हो जाता है। 5 ग्राम और 10 ग्राम पे जाके तो लगभग कॉलोनी की संख्या नगण्य हो जाती है। उन्हें बस कुछ ही कॉलोनी बच जाती है और 15 ग्राम पे आप जाके देखेंगे, पूरी ही कॉलोनी गायब हो जाती है। जो ये बताती है कि 15 ग्राम या 10 ग्राम सामग्री के फ्यूमिगेशन से, उसके ज्वलन से जो मेडिकेटेड एयर जनरेट होती है, वो बहुत अच्छे से इन बैक्टीरिया की ग्रोथ को रेगुलेट और कंट्रोल कर लेती है। जो आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर आप इन एक-एक को अगर काउंट कर पाएँ, तो उस काउंट करके उसको आप यहाँ प्लेट कर सकते हैं कि एक प्लेट में लगभग कितनी हज़ार बैक्टीरिया हैं। इस केस में लगभग हमें 3100 के लगभग बैक्टीरिया मिले, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और हम जब इसको ट्रीट करते हैं अलग-अलग अमाउंट ऑफ कफेस्टी धूम्र से, तो आप देखेंगे डोज़ डिपेंडेंटली ये अच्छे से कम होना शुरू हो जाता है और लगभग 2.5 ग्राम के लगभग हमें ऐसी डोज़ मिलती है, जिस पे हम अच्छे तरीके से इन बैक्टीरिया की ग्रोथ को रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये तो बात रही कि हम कितनी डोज़, मतलब कितनी अमाउंट, कितनी मात्रा में जब इस सामग्री का इस्तेमाल करते हैं और कैसे ये निमोनिया के बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकता है। जो दूसरा क्वेश्चन आता है, ये तो बात रही मात्रा की, दूसरा क्वेश्चन आता है समय की, कि कितनी देर तक वो हम काम करें। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट में हमने 0 आवर, 3 आवर, 6 आवर, 16 आवर और 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे तक का भी एक्सपोज़र देके देखा। और आप देखेंगे जो इफ़ेक्ट आने शुरू होते हैं, वो छठे घंटे से इफ़ेक्ट आने शुरू हो जाते हैं और 24 घंटे तक जाते-जाते तो बिल्कुल ही पूरी ही बैक्टीरिया की कॉलोनी चली जाती है, जो ये बताती है कि इस सामग्री के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है, जो इस बैक्टीरिया को डोज़ डिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट तरीके से कंट्रोल कर सकती है। मतलब कि जो बैक्टीरिया के अपनी ग्रोथ होने के तरीके हैं, उनकी जो पूरी प्रोसेस है, अपने आप को अच्छे विन्यास में रखने की, उसके अंदर तोड़-फोड़ ये धूम्र कर सकती है। और ये धूम्र क्यों कर सकती है? क्योंकि इसके अंदर ऐसे अवयव हैं, ऐसे कंपोनेंट हैं, जो हमने जीसीएमएस के थ्रू देखे, जो बहुत स्ट्रांगली बैक्टीरियोसाइडल है, बैक्टीरियोस्टैटिक हैं और बैक्टीरिया की ग्रोथ को रेगुलेट और कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप लोगों ने कुछ ने देखा होगा कि एक ये प्लेट है, इसके ऊपर शैम लिखा हुआ है और शायद आप में से कुछ ये सोच भी रहे होंगे कि इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। वो ये क्या है कि जब हम इन धूम्र का जनरेशन करते हैं, जो आपने पहली वाली स्लाइड में देखा, इसमें आप इसको गर्म कर रहे हैं और इसके अंदर जो लाल रंग के अंगारे हैं, जिन्हें एम्बर्स कहते हैं, उसके ऊपर इस सामग्री को डाल रहे हैं। तो उसकी वजह से जो ये धूम निकल रही है, ये गर्म होके बाहर निकल रही है। तो एक क्वेरी ये भी आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बैक्टीरिया गर्मी की वजह से मर रहे हैं? और दूसरा ये कि क्या गारंटी है कि ये जो पूरा प्रोसेस हमने फॉलो किया है, इस प्रोसेस में कुछ ऐसा है जिससे बैक्टीरिया मर सकते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमें फाइंडिंग है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोसेस की हैं, शायद धूम्र का उसमें कोई इस्तेमाल ना हो। ऐसे प्रश्न पूछना हमारी साइंस में बहुत नॉर्मल माना जाता है। कुछ लोग इससे ऑफेंड हो जाते हैं, कुछ लोग उनको अच्छा नहीं लगता, पर हमारे यहाँ ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, मर्यादित तरीके से पूछने में लोगों को बड़ा आनंद आता, लगता है कि ये एक अच्छी क्वेरी है। इस क्वेरी का हमने निदान इस एक्सपेरिमेंट में किया, जिसको हम शैम कंट्रोल कहते हैं। शैम कंट्रोल में मतलब आप क्या कर रहे हैं? आप शैम कंट्रोल में सिर्फ़ वो काम कर रहे हैं, जो पूरा आपने इस कफेस्टी के साथ किया है, बस सिर्फ़ कफेस्टी को नहीं डाला है। बाकी पूरा प्रोसेस सेम टू सेम है। तो जो भी धूम निकल रहे हैं कोयले के या फिर गोबर के उपले के, या जो भी पूरे प्रोसेस से गर्मी पैदा हो रही है, उस सबको आपने वैसे ही कैप्चर किया और देखा क्या इसका कोई इफ़ेक्ट है। और आप देख पा रहे हैं कि शैम कंट्रोल का जो प्रोसेस है, उसमें और इस कंट्रोल में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। मतलब कि जो पूरा प्रोसेस आप देख रहे थे, उस प्रोसेस का अपना कोई इफ़ेक्ट नहीं है। जो इफ़ेक्ट आप देख पा रहे हैं, वो कफेस्टी की वजह से ही देख पा रहे हैं, जो अच्छे तरीके से डोज़ डिपेंडेंट तरीके से इन चीज़ों को रेगुलेट और उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। फिर उसके बाद हम इन पे और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अभी आपने देखा प्लेट में, आप प्लेट के साथ इन बैक्टीरिया को एक फ्लास्क में ग्रो कर सकते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में ग्रो कर सकते हैं। उनको हम कहते हैं एरिएटेड कल्चर एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे आप 2 काम बड़ा अच्छे से कर सकते हैं। एक तो डोज़ डिपेंडेंट देख सकते हैं और टाइम डिपेंडेंस देख सकते हैं। मतलब कि अगर आप अलग-अलग डोज़ की कफेस्टी को कंबस्ट करते हैं, ये आपका नॉर्मल तरीका है कि कैसे बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है। सेम बैक्टीरिया जो हमने पहले बात की थी, अलग-अलग टाइम पे आप देख रहे हैं कि 28 घंटे तक ये बैक्टीरिया की ग्रोथ नॉर्मल जाके सैचुरेट हो जाती है। और जब आप इनको इंड्यूस करते हैं, जिनको आप इंट्रोड्यूस करते हैं,
कफेस्टी के धूम्र से, तो आप देखेंगे जैसे-जैसे मात्रा बढ़ती जा रही है कफेस्टी की, वैसे-वैसे इन बैक्टीरिया के ग्रोथ का साइकिल भी कम होता जाता है। और सिर्फ ये डोज़ डिपेंडेंट नहीं है, ये टाइम डिपेंडेंट भी है। 20 घंटे के एक्सपोज़र के बाद बैक्टीरिया और नीचे गिर जाते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल नगण्य हो जाते हैं, जिनको काउंट करना भी लगभग मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली जो हम फाइंडिंग प्लेट्स में देखे थे, वैसा ही हमें कल्चर के तौर पर देखने को मिला और हमें अच्छे से समझ पाए कि ये जो बैक्टीरिया हैं, इनका निदान इस धूम्र चिकित्सा से किया जा सकता है। अब ये जो बैक्टीरिया हैं, ये हमारी तरह थोड़े सोशल हैं, मतलब इन्हें मिल-जुल के रहने की आदत होती है। जहाँ ये साथ-साथ रहते हैं, वहाँ एक अपनी कॉलोनी बना लेते हैं और जब बहुत सारी कॉलोनी एक साथ बन जाती है, तो एक वो फ़िल्म की तरह बन जाता है। एक झिल्ली-सी बन जाती है सरफ़ेस पे, उस झिल्ली को, उस फ़िल्म को हम बायोफ़िल्म कहते हैं। तो आप जो देख रहे हैं, जो ये जो बैक्टीरिया है, अगर आप थोड़ा कार्टून के तौर पे देखें, ये ऐसे-ऐसे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, जो आपको लंबे-लंबे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। पर जब ये अगर एक साथ बहुत सारे हो जाएँ, तो ऐसी एक बड़ी-सी संरचना बना लेते हैं, जिसको बायोफ़िल्म कहते हैं। ये जो बायोफ़िल्म है, इसको तोड़ पाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता है, बहुत दूभर होता है, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स यहाँ तो काम करती हैं, जहाँ बैक्टीरिया सिंगल-सिंगल ग्रो हो रहे हैं, पर जब बायोफ़िल्म बन जाती है, तो वो एंटीबायोटिक भी काम करनी बंद हो जाती है। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेरी थी। हमारी टीम ने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया और देखा कि क्यों ना हम इन धूम्र का कहीं न कहीं ये देखने का प्रयास करें कि जो सबसे चैलेंजिंग, सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है, वहाँ उनका क्या इम्पैक्ट आता है। पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य श्री बार-बार हमको यही बोलते हैं कि जो सबसे डिफ़िकल्ट किला है, सबसे पहले उसी को तोड़ते हैं। क्योंकि जो हमारी मान्यताएँ हैं, वो ये बताती हैं कि जहाँ डिफ़िकल्टी आती है, वहाँ हमारी दवाइयाँ, हमारी औषधियाँ काम करती हैं। हमने ऐसा आयुर्वेदिक औषधियों के साथ देखा ही है, पर पहली बार हमने देखा कि जब हम इन धूम्र के साथ काम करते हैं, तो वास्तव में इस बायोफ़िल्म का पूरा जनरेशन अच्छे तरीके से रेगुलेट किया जा सकता है। इसके लिए हमारी टीम ने स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल किया, जो एक बहुत हाई एंड माइक्रोस्कोपी होती है, जहाँ आप देख पाते हैं कि एक बहुत ही छोटे लेवल पे वो बैक्टीरिया कैसे दिखते हैं। ये आप जो देख रहे हैं, ये एक बायोफ़िल्म का फ़ोटोग्राफ है, जो हमने स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देखा था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की जब आप ज़ूम करके देखेंगे, तो एक-एक जो डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये वो बैक्टीरिया हैं, जो नंगी आँखों से आपको नहीं दिखते। इतना हिस्सा जो आप देख रहे हैं, वो उस पहले वाली प्लेट में एक छोटे से बूँद के एक छोटे से डॉट की तरह दिखाई देता है। यहाँ आप ज़ूम करके देख पा रहे हैं, ये पूरे एक-एक सिंगल-सिंगल बैक्टीरिया हैं, जो एक साथ बैठे हुए हैं। जो आप यहाँ देख रहे हैं कार्टून के तौर पे, ये वास्तव में रियल बैक्टीरिया की बायोफ़िल्म का फ़ोटो है। और आप देखेंगे जब इसी बायोफ़िल्म को हम ट्रीट करते हैं कफेस्टी के धूम्र से 24 घंटे के लिए, तो देखिए ये बायोफ़िल्म छिन्न-भिन्न होनी शुरू हो जाती है। 48 घंटे में और ज़्यादा साफ़ हो जाती है और आप ज़ूम करके देखेंगे तो कुछ-कुछ टूटे-फूटे छिन्न-भिन्न बैक्टीरिया दिखाई देते हैं और 72 घंटे के एक्सपोज़र में बायोफ़िल्म क्या एक सिंगल बैक्टीरिया का भी नामो-निशान नहीं दिखता। जो एक बहुत बड़ी बात है, जो ये बताती है कि हमारी जो यज्ञ चिकित्सा का पूरा प्रोसेस है, जो यज्ञ विज्ञान है, वो वास्तव में एक इन डेप्थ साइंस है और जो पूरा प्रोसेस बैक्टीरिया की अपनी कॉलोनी बनाने का है, अपनी मैच्योर बायोफ़िल्म बनाने का है, वो हम इन विज्ञान की चीज़ों को इस्तेमाल करके, उनके तरीकों को इस्तेमाल करके काबू कर सकते हैं। और साइंटिफिक वर्ल्ड में माइक्रोबायोलॉजी के पूरे नोन इतिहास में ये शायद पहली बार पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने दिखाया है कि आप मेडिकेटेड एयर को यूज़ करके एक बैक्टीरियल कॉलोनी को उसकी बायोफ़िल्म का विध्वंस कर सकते हैं और जो एक बहुत बड़ी वाली बात है। अब जो दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर ऐसा हो रहा है, तो क्या ये हमारे सेल्स के साथ कैसा काम करेगा? जो क्वेश्चन हर बार आता है कि अगर हम बहुत सारे तेज़ धुएँ में बैठे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे लंग्स पर इसके दुष्प्रभाव आएँ? तो उसके लिए हमारी टीम ने काम किया और हमने ह्यूमन लंग सेल्स को अलग से ग्रो किया अपने सेल कल्चर लैब्स में। ह्यूमन लंग सेल्स का जो कोड नाम है, वो है A549 जो आप यहाँ देख रहे हैं और इनकी आप वायबिलिटी देख रहे हैं, मतलब ये कितनी ज़िंदा हैं, इनके अंदर इनका श्वास कैसा चल रहा है। जब आप कफेस्टी नहीं देते हैं, तो इनका स्वास्थ्य लगभग पूरा ऐसा दिखाई दे रहा है, जो दिखा रहे हैं सेल्स की वायबिलिटी बहुत अच्छी है, वो स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। और जब हम इनको साथ अलग-अलग मात्रा में कफेस्टी को कंबस्ट करके लगा रहे हैं, तो देख रहे हैं हाईएस्ट डोज़ तक जाकर कैसा भी दुष्प्रभाव इन सेल्स पे नहीं दिखता। जैसे ये पहले थे बगैर कफेस्टी के, लगभग वैसे ही हमें बराबर अलग-अलग डोज़ में मिलते रहे। जो ये इंगित करते हैं कि जो भी पूरा प्रोसेस है कफेस्टी का, जो धूम्र है, वो हमारे लंग्स के लिए बेसिक तौर पे सेफ है। उसके कोई साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं है।
पर अगर हम यही एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जहाँ हम उन बैक्टीरिया को देखते हैं जो पे हमने पहले काम किया था, जिनकी वजह से निमोनिया होता है, अगर उन्हीं बैक्टीरिया को हम इन सेल्स के ऊपर डालें, जो ह्यूमन लंग सेल्स हैं, जो इंसानों की लंग्स की सेल्स हैं, तो ये बैक्टीरिया उनके अंदर इन्वेड कर जाते हैं। मतलब उसके अंदर जाके अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं, जैसा कि नेचुरली क्लिनिकल कंडीशन में होता है। फिर हमने देखा कि अगर ऐसा इन्वेजन हो रहा हो, आक्रमण हो रहा हो, अंदर वो जाके अपना घर बना रहे हों, तो क्या उस आक्रमण को हम कफेस्टी से कंट्रोल कर सकते हैं? तो हमने पहले देखा कि कोई भी दुष्प्रभाव नहीं थे, पर यहाँ जो हम देख रहे हैं, वहाँ हम सुप्रभाव देख रहे हैं। मतलब कि अच्छे इफ़ेक्ट देख रहे हैं। और ये मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि जैसे-जैसे आप इसकी मात्रा बढ़ाते हैं, वैसे-वैसे आप देखिए कि जितनी बैक्टीरिया अंदर जा रहे थे, वो डोज़ डिपेंडेंट तरीके से कम हो जाते हैं। इनको आप यहाँ से निकाल के एक कॉलोनी में प्लेट कर सकते हैं। देखिए देखेंगे लगभग इतने बैक्टीरिया एक सेल के अंदर चले गए थे और हम जैसे-जैसे डोज़ बढ़ा रहे हैं, वैसे-वैसे इनके नंबर कम होते जा रहे हैं। जो क्लियरली बता रहा है कि बैक्टीरिया की अपनी लाइफ़ तो खत्म हो ही रही है, उसके हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर की अच्छी कोशिकाओं के अंदर जाने का जो रास्ता है, वो भी ब्लॉक हो रहा है और वो वहाँ जाकर भी मर रहे हैं। तो ये होलिस्टिक तौर पे माइक्रोबायोलॉजी के साथ-साथ होस्ट पैथोजन इंटरैक्शन के बारे में भी बात करता है, कि जो पूरा प्रोसेस है इस धूम चिकित्सा का, एक समग्र तौर पे अच्छा काम करता है। उसके बाद जो पूरी धूम्र है, इसके अंदर अगर हम इसके खुद के पार्टिकल साइज़ देखें, उसके ऊपर भी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करें और जब आप देखेंगे, ये लगभग 100 नैनोमीटर की स्केल पे आप देखें तो बहुत छोटे-छोटे पार्टिकल्स हैं, जो हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। हम इसको फर्दर ज़ूम करके देखते हैं, तो आप देख पाएँगे पार्टिकल छोटे-छोटे एक चीनी के दाने के बराबर दिखाने लगते हैं। देखने में चीनी के दाने जैसे होते हैं, साइज़ में उससे बहुत छोटे होते हैं। और जब आप नापते हैं एक-एक पार्टिकल को, तो ये लगभग 70, 62, 55 सबसे बड़ा पार्टिकल लगभग आप 145 नैनोमीटर का देखते हैं। नैनोमीटर एक सबसे छोटी यूनिट है डायमेंशन की। ये समझिए कि जो हमारा बाल है, उस बाल का 75वाँ हिस्सा, ये उसकी थिकनेस है। बाल की जो मोटाई है, उसका 75वाँ हिस्सा, तो कितना छोटा होगा। ये उस एरिया से भी छोटा है और ये हमारा एक रियल नैनो पार्टिकल के तौर पे दिखाई देता है। हमने दिखाया कि ये जो धूम्र चिकित्सा के पार्टिकल्स हैं, ये नैनो साइज़ के हैं और ये जो नैनो साइज़ के हैं, इनके डायमीटर फिक्स्ड हैं। हमने 3 बार ये एक्सपेरिमेंट किए, अलग-अलग तरीके से इनको जनरेट किया और ये देखने का प्रयास किया कि जो डायमीटर से वो हर बार लगभग बराबर आ रहे थे। कि जो आप एक हम्प देख रहे हैं, जो ये आप एक पीक देख रहे हैं, ये देखें 3 अलग-अलग एक्सपेरिमेंट की पीक है और जो उसका बेस डायमीटर है, वो लगभग 97 नैनोमीटर के आसपास आता है। इसके अंदर सफिशिएंट टाइप ऑफ चार्ज है और अच्छे क्वालिटी के एलिमेंट इसके अंदर पैक किए हुए हैं, जो हम आराम से इस एक्सपेरिमेंट में देख पाएँ। तो अभी तो हमने देखा था बैक्टीरिया के बारे में, उसके और उसके साथ-साथ जो इनके पार्टिकल साइज़ है, उसके बारे में। अब जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है, जिसके बारे में आप काफ़ी लोग सुने थे जब कोविड फैला हुआ था। कोविड के तुरंत बाद एक और बीमारी फैली थी, जिसका नाम था ब्लैक फंगस डिज़ीज़। ब्लैक फंगस एक काले रंग का फंगस होता है, जो जब मैच्योर हो जाता है, तो काले रंग का बन जाता है। वैसे ही सफ़ेद-सफ़ेद रंग के रुई की गोले की तरह ग्रो करता है। तो उस फंगस के अंदर बहुत सारे अलग-अलग टाइप के भाई-बंधु होते हैं, पर एक कॉमन है जिसको हम कहते हैं सी बर्थोलेटी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जो फंगस है, इसको का फुल नेम कनिंगा मेला है, कनिंगा मेला बर्थोलेटी, ये अच्छे से कल्चर में ग्रो हो जाता है। तो हमारी टीम ने इस पे भी काम करने का प्रयास किया कि क्यों ना इस ब्लैक फंगस को जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत आई थी कोविड के बाद और काफ़ी सारी असमय मौतें भी हुई थी क्योंकि इस फंगस को उस वक़्त कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। लोगों की इम्यूनिटी कम हो गई थी कोविड की वजह से और बहुत सारी ज़्यादा स्टेरॉइड लेने की वजह से उन लोगों को ये फंगस ज़्यादा फैल गया था। वैसे ये फंगस हमारे आस-पास रहता है। हमारे घर के पंखों में जो काले रंग का पाउडर दिखता है लगा हुआ जब उनकी सफाई कर रहे होते हैं, उसमें बहुत मात्रा में इस फंगस के स्पोर्स भी होते हैं। तो वो जो काला रुई जैसा हल्का-हल्का फाइबर जैसा दिखता है, वो यही फंगस है। जनरली हमारी बॉडी इससे अच्छे से लड़ लेती है, लेकिन अगर हम कमज़ोर हों उस दौरान, तो छोटा शत्रु भी बड़ा हो जाता है। वो वाला हाइपोथेसिस यहाँ हमें देखने को मिला था कोविड के दौरान। हमने उसी फंगस को यहाँ ग्रो किया, लैबोरेटरी में उसमें काम किया और आप देखेंगे कि ये एक अनट्रीटेड कॉलोनी है। मतलब फंगस पूरा व्हाइट क्लाउड के तौर पे, सफ़ेद बादल के तौर पे पूरे प्लेट को भर देता है। और जो शैम कंट्रोल मैंने आपको पहले बताया था कि जहाँ सिवाय सामग्री के डाले पूरा प्रोसेस करते हैं, तो देखेंगे उस शैम कंट्रोल से कोई चेंज इसमें नहीं आ रहा है। पर जब हम कफेस्टी धूप का वहाँ पे एक्सपोज़र देते हैं 6 दिन तक, तो आप देखेंगे वो जो सफ़ेद रंग के क्लाउड्स थे,
वो सिकुड़ के बहुत छोटे से रहते हैं और आपको बाकी पूरी प्लेट काली-काली दिखाई देने लगती है। जो ये बताती है कि कफेस्टी धूम्र के इस्तेमाल से, उस मेडिकेटेड फ्यूम से हम इस ब्लैक फंगस को भी ग्रो करने से रोक सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में आप देखेंगे कि आपने जब फंगस का सीड दिया उसको, या जब आपने उसको प्लांट किया, तो जैसे-जैसे वक़्त बढ़ता जाता है, ये अच्छे तरीके से ऐसे ग्रो होता है। जब इसी को हम प्री ट्रीट करते हैं कफेस्टी के साथ, तो देखेंगे उस पूरे टाइम ड्यूरेशन में, जो लगभग 5 दिन का टाइम है, ये एक भी कॉलोनी यहाँ ग्रो नहीं होती। जो ये दर्शाती है कि कफेस्टी के प्रेज़ेंस में ये फंगस ग्रो नहीं हो पाता। मतलब कि जो हम घर में धूम्र करते हैं कफेस्टी का या कोई और अच्छी सामग्री का, तो घर में जो आस-पास जितने भी ब्लैक कलर के फंगस के पार्टिकल्स होते हैं, उनको जर्मिनेट होने का मौका नहीं मिल पाता और एक तरीके से हमारे आस-पास की पूरे हवा को साफ रखते हुए हमारे स्वास्थ्य की समग्र सुरक्षा करते हैं। अब ये जो फंगस हम मार पा रहे हैं, ये हो कैसे रहा है? पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि हर एक कार्य का एक कार्यकारी सिद्धांत है। इंग्लिश में बोले तो मोड ऑफ एक्शन है। तो इस फंगस को मरने का जो इस धूम्र चिकित्सा के थ्रू जा रहा होता है, इसका कारण क्या है? तो इसके लिए भी हमारी केमिस्ट्री टीम ने बहुत सारा काम किया और हमने ये देखने का प्रयास किया कि ये फंगस बना हुआ किससे? जैसे हम घर में रहते हैं, घर की दीवारें हैं, ऐसे ही इस फंगस की सेल्स की काफ़ी सारी दीवारें हैं और उन दीवारों की जो ईंट है, जो दीवारों का जो कंपोनेंट है, वो एक स्पेशल कंपाउंड होता है, इसको कहते हैं अर्गेस्ट्रॉल। तो अर्गेस्ट्रॉल का लेवल इस फंगस में जब अच्छी मात्रा में होता है, तो फंगस बहुत मजबूत तरीके से रहता है। हमने ये देखा और पाया कि इस धूम्र चिकित्सा का इस्तेमाल करके हम उस फंगस के अंदर उस अर्गोस्ट्रॉल का लेवल कम कर देते हैं। जो आप यहाँ पीक देख रहे हैं, ये जो ग्रीन कलर की पीक है, ये नॉर्मल फंगस के अंदर कितना अर्गोस्ट्रॉल है वो दिखाती है और ये छोटी-छोटी आपको पीक दिख रही है, वो दिखा रही हैं कि जैसे-जैसे हमने इस कफेस्टी का इस्तेमाल किया, वैसे-वैसे अर्गोस्ट्रॉल का लेवल कम होता जा रहा है। इसको हम क्वांटिफाई करके इस ग्राफ के तौर पर दिखा सकते हैं। ये आपका नॉर्मल अर्गोस्ट्रॉल का लेवल है और जैसे-जैसे 5 या 15 ग्राम जब हम कफेस्टी को कंबस्ट करते हैं, तो ये जो लेवल है, वो कम हो जाता है। सामान्य भाषा में इसको समझें, तो वो दीवार जो एक फंगस को अच्छे से बना रही होती है, उस दीवार की ईंट हम यहाँ से निकाल लेते हैं। जब दीवार में ईंट नहीं रहेगी, तो दीवार कमज़ोर हो जाएगी, दीवार कमज़ोर होगी, टूट जाएगी, तो जो पूरा किला फंगस के चारों तरफ है, वो भी टूट जाएगा और वो फंगस इस तरीके से मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। तो वो जो पूरा प्रोसेस है कि कैसे ये धूम्र चिकित्सा उस फंगस की लाइफ को कंट्रोल कर सकती है, वो हम यहाँ देख पाए थे। तो अब तक तो हमने देखा बैक्टीरिया के बारे में, फंगस के बारे में। अब जो तीसरे इन्फेक्टिव एजेंट हैं, जो हवा में सबसे ज़्यादा फैले रहते हैं, जिन्होंने हमें कई सालों तक बहुत परेशान किया और एयरवे इन्फ्लेमेशन के, एयरबोर्न पैथोजेन्स के जो महासम्राट हैं, जिनके बारे में लोग कहते हुए थोड़ा डरते थे, अब थोड़ा अच्छे से बात करते हैं, वो है कोविड वायरस। तो जो कोविड वायरस, जिसकी वजह से कोविड सब में फैला था, सार्स कोव 2 जिस वायरस का नाम है, हमने एज़ ए चैलेंज उस पे भी काम किया। जैसे मैंने आपको पहले बताया, पूज्य आचार्य श्री पूस स्वामी जी कहते हैं कि जो सबसे डिफ़िकल्ट है, वो हमें पहले करना चाहिए। तो हमने सार्स कोव 2 के ऊपर भी काम किया और ये मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है और बहुत गर्व और हर्ष की फीलिंग आ रही है कि इस सामग्री के धूम्र ने इस सार्स कोव 2 को भी अपने चपेट में लिया था। सार्स कोव 2 वायरस, कोविड वायरस कई लोगों को, कई देशों को अपनी चपेट में ले रहा था, पर ये धूम्र चिकित्सा उसको भी अपने चपेट में लिए हुई थी। और ये मैं डेटा आपको जो दिखाने वाला हूँ, ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, मैं आपको हल्के-हल्के बताने का प्रयास करूँगा और अगर मैं बहुत तेज़ हो जाऊँ, तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा। तो जो मैंने आपको पहले बताया था ह्यूमन लंग सेल्स के बारे में, जो हमारे लंग्स की अच्छी वाली सेल्स हैं, आप उनको अच्छे से लैब में ग्रो कर लेते हैं। वो आपको स्कीमेटिकली यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये एक-एक सेल है, बीच में जो एक डॉट है, उस सेल का न्यूक्लियस है। ये जो सेल है, इसके ऊपर हम सार्स कोव 2 वायरस डाल सकते हैं। अब वायरस का ऐसा है कि वायरस को डायरेक्टली हैंडल करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है और ये पैथोजेन्स भी हैं, जो लोग इस पे काम कर रहे हैं, उन्हें खुद भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसके लिए हम एक अलग टाइप का सूडो वायरस बनाते हैं। सूडो मतलब नकली वायरस जैसा वायरस। उसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल सार्स कोव 2 वायरस, कोविड वायरस है, उसके सरफेस के प्रोटीन, उसके ऊपर जो भी मार्कर हैं, उसका जो खोल है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके 2 अलग-अलग सिग्नल बुक कर देते हैं। एक तो जिसको हम कहते हैं जीएफपी, जो हरे रंग से चमकता है और एक होता है
अलग टाइप का ल्यूसीफरेज मार्कर जो आपको चमक के तौर पे दिखाई दे सकता है। जैसे रात में आपको जुगनू चमकते हैं, वो जो जुगनू है वो ल्यूसीफरेज की वजह से चमक रहा होता है। और ये जो जीएफपी है, ये ग्रीन कलर का फ्लोरोसेंस है। आप ऐसा समझें कि अगर हम एक अंधेरे कमरे में एक कछुए को छोड़ दें और देखें कि वो कहाँ है, तो थोड़ा ढूंढने में दिक्कत आएगी। पर अगर हम उस कछुए के ऊपर एक जलती हुई मोमबत्ती लगा दें और उसको छोड़ दें, तो जहां जहां कछुआ जाएगा वहां हमें वो जलती हुई मोमबत्ती दिखाई देगी। ये जीएफपी वही मोमबत्ती है जो एक तरीके से ट्रैकर का काम करती है। इसके आधार पर हम देख सकते हैं कि ये वायरस कहाँ कहाँ जा रहा है। इस वायरस को फिर हम देते हैं इन सेल्स के ऊपर, जो ह्यूमन लंग सेल्स हैं, जो इस वायरस के इन्फेक्शन का प्राइमरी ऑर्गन होती हैं। और उसके बाद हम इनको इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी कफेस्टी की धूम्र से। पहले भी ट्रीट करते हैं और बाद में भी ट्रीट करते हैं, प्री ट्रीटमेंट और को ट्रीटमेंट। और उसके बाद ल्यूसीफरेज नापते हैं जो जुगनू वाली लाइट है, और ईजीएफपी नापते हैं जो आपकी कछुए वाली लाइट है। तो आप यहाँ देखेंगे नीचे, ये आपकी नॉर्मल सेल्स हैं जिनको ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में देख रहे हैं। एक एक सेल आपको ऐसे दिखाई दे रही है। जब आप इनके अंदर देखेंगे जीएफपी कछुए वाली लाइट, तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये ब्लैंक सेल्स हैं। पर जब हम इनके ऊपर ये वायरस डालते हैं, तो आप देखेंगे वायरस इनके अंदर चला जाता है और एक एक सेल के अंदर कुछ कुछ सेल ग्रीन कलर से लाइट अप होने लगती हैं, जो ये बताती है कि ये वाले कछुए इस कमरे के अंदर आ चुके हैं और हर एक कमरे के अंदर एक एक जगह घूम रहे हैं। और जब हम इनको देते हैं कफेस्टी का धूम्र, तो आप देखिए जैसे जैसे हम डोज बढ़ा रहे हैं कफेस्टी की धूम्र की, वैसे वैसे इन ग्रीन डॉट्स का नंबर कम हो रहा है, जो क्लियरली बता रहा है कि जो वायरस का इंटरलाइजेशन है, जो कोविड वायरस का इन्फेक्शन है इन सेल्स के अंदर, वो डोज डिपेंडेंट तरीके से कम हो रहा है। और सच पूछिए, माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए ये एक बहुत बड़ी वाली फाइंडिंग है, क्योंकि जनरली ऐसे वायरस को जिसके पीछे सब लोग बहुत परेशान थे, उसके ऊपर बहुत अलग अलग दवाइयों पर जिसके ऊपर काम किया गया, चाहे वो सिंथेटिक बर्ड की दवाएं हों, चाहे एलोपैथिक बर्ड की दवाएं हों। एलोपैथिक बर्ड में आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, और चाहे वो हमारे आयुर्वेद से आ रहे हों। आप लोगों ने कोरोनिल के बारे में नाम सुना होगा। कोरोनिल के भी यही एक्सपेरिमेंट किए गए थे, और हमने पाया कि कोरोनिल कुछ ऐसी तरीके से काम करता है। पर जो हमें उम्मीद नहीं थी, जिसको देख के हमारी पूरी टीम बहुत आश्चर्यचकित थी और बहुत ही हैरान थी, कुछ हद तक परेशान भी थी कि ऐसे कैसा हो रहा है। पर जब हमने ये एक्सपेरिमेंट 8 या 10 बार किए, रिपीट किए, और पाया कि हर बार कफेस्टी धूम्र के एक्सपोजर से, उसकी चिकित्सा से कोविड वायरस का अंदर जाना बंद हो गया था, जो हर बार दिख रहा था। और उसके साथ साथ जो उसके मार्कर थे, वो अच्छे तरीके से दिखने शुरू हो गए थे। तो टेकिंग टुगेदर आज हम ये देख पाए कि जो हमारी धूम्र चिकित्सा है, कफेस्टी धूम्र है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल है। मतलब कि ये फंगस को, वायरस को और बैक्टीरिया को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकती है। हमने साइंटिफिकली ये दिखाया कि अगर हम इस धूम्र को सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो हम इन तीनों स्पीशीज को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और अपने आसपास की हवा को स्वस्थ रख सकते हैं। जब हमारे आसपास हवा स्वस्थ होती है, तो हम भी स्वस्थ रहते हैं और लंबे समय तक। तो आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूज स्वामी जी के चरणों में मेरा पुनः प्रणाम। और स्वामी जी, अगर कोई क्वेरी होगी, कोई क्वेश्चन होगी, मुझे उसका आंसर देने में बहुत आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के बीच में समय निकाल करके और हमारे बीच में आए और हम सबको इसके विषय में विशेष जानकारी प्रदान की। हम आदरणीय डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। और आज वर्तमान में यदि हम देखें, तो चाहे योग योग हो और आयुर्वेद हो, चाहे यज्ञ हो, उसके ऊपर पूरे वर्ल्ड लेवल का एक साइंटिफिक रूप से अच्छे प्रकार का कार्य करने का श्रेय किसी को जाता है, तो हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब जी हैं, जो विशेष रूप से इस कार्य को पूरा तन मन धन से, मतलब हम जब भी देखे तो इतना मतलब लगे होते हैं कि एक अलग ही धुन में होते हैं। और ये एक रिसर्च करना अलग होता है, फिर उसके बाद जो हम पब्लिकेशन के लिए भेजते हैं, और उसके बाद इतनी क्वेरी होती है, इतनी बार रिटर्न होता है, इतनी सारी चीजें होती है, और उसमें भी और उसके बाद भी जब प्रकाशित हो जाए, तो कई सरकारों के माध्यम से और अलग अलग तरीके से क्या क्या आपने कोरोना के समय में देखा कि बहुत भारी रूप में ये सारी चीज देखने को मिली। और उन सब चीजों को लड़ते हुए, जूझते हुए
आज भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत बड़े रूप में अपनी सहभागिता भूमिका और आहुति दी है। और उनका हम विशेष रूप से कृतज्ञता और धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और कितना भी करें लेकिन वो कम ही है उनके लिए, हाँ जी क्योंकि साहब। उन्होंने जो कार्य किया है जी रात दिन लग करके, वो कह ही नहीं सकते। और एक दो लोग हाथ हैंड रेज कर रहे हैं। आप प्रश्न जो रखना चाहते जी रखिए। कौन? अंजू जी, रखिए अपना प्रश्न। ओम स्वामी जी। जी। सर मेरी एक भांजी है, वो अभी प्रेग्नेंट है और 8वें महीने में है। बच्चा एकदम नॉर्मल है लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही, बच्चे की ग्रोथ अचानक रुक गई। तो कौन सा हवन वगैरह करके ऐसा कुछ हो सकता है कि वो ये हवन सामग्री यूज करे और बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ हो जाए? स्वामी जी, आई थिंक ये प्रश्न आपके लिए है। हाँ, इसके लिए औषधि कुछ हो तो आप बता सकते हैं। स्वामी जी, इसके लिए संतति सुधा अच्छे से काम करती है। जो हमारी औषधि है, जो कुछ स्वामी जी ने फॉर्मुलेट की है, उसके रेस्पॉन्स बहुत अच्छे रहते हैं। पर इस संदर्भ में थोड़ा सा केस को ज्यादा समझना जरूरी रहेगा। आप इसको व्हाट्सएप पे ऊपर आप अपना वो कर दीजिएगा, आपको पूरी तरह से उसको वो करेंगे। अभी जो साइंटिफिक रिसर्च रखी है उससे संबंध में जिनका प्रश्न है वो रखिए आप अपना प्रश्न। सुरेखा जी। प्रणाम आचार्य जी को, स्वामी जी को और डॉक्टर अनुराग जी को विशेष। मैं ये जानना चाहती हूँ, ये जो हमने रिसर्चेस किए हैं, क्या हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? जैसे लास्ट टाइम भी आपसे बात किया था, आपने कहा था कि आपके पास स्टूडेंट्स हैं। अगर मुझे ठीक से याद आ रहा हो तो। हाँ जी, बिल्कुल 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 तो बिल्कुल, हाँ फिर जी। वो सब कुछ वहाँ किया जा सकता है कि जो आपकी फैसिलिटी है वहाँ पे हम यज्ञ कर सकते हैं। हमारी टीम वहाँ आपकी हेल्प कर सकती है। और वहाँ उस परिसर में जो अलग अलग बैक्टीरियल काउंट है, उसमें हमारी माइक्रोबायोलॉजी टीम आपकी मदद करके वहाँ से काउंट करके आपकी हेल्प करके बता सकती है कि अगर यज्ञ से पहले क्या सिचुएशन थी और यज्ञ के बाद क्या सिचुएशन है। और ये क्लासरूम्स में अगर हम कर पाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। नहीं, वो तो तो बायो लैब, हमारे पास लैब्स तो हैं। फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो फुल्ली पॉसिबल है। जो फिर आपकी माइक्रोबायोलॉजी की टीम है, आप मुझे आप फिर उससे कनेक्ट अपना कीजिए। अपना नंबर दे देंगे सो दैट मैं फिर आपसे कांटेक्ट कर सकूं? प्लीज प्लीज, आपको व्हाट्सअप कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। एक प्रश्न मेरा और है कि जैसे अब आजकल हॉस्पिटल्स में लोग बीमार होते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो जैसे उनको हम ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि जैसे हवन की जो फ्यूम्स हैं हम उनको वो दें और वो ठीक हो जाए? कुछ ऐसा हम प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल्स वाले हवन तो नहीं करने देंगे हमें। इस संदर्भ में थोड़ा हम कार्य कर रहे हैं और कुछ जगह ऐसी बात भी चल रही है कि हम हॉस्पिटल्स के रूम्स के अंदर भी अगर हवन कर पाए तो। कुछ स्वामी जी के पास कुछ ऐसे डेटा हैं जहां उन्होंने कुछ ऐसा करके दिखाया भी है कि कुछ ऐसे रोगी जिनको बहुत दिक्कत थी, वो हवन के बाद अच्छे होने शुरू हो गए। और जो हमारे ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं, जहाँ इतने सारे हेल्थ सीकर्स आते हैं, योगग्राम में, निरामयम में, वेलनेस सेंटर्स में, वहाँ रूटीनली हवन किया जाता है। और जो रोगियों का स्वास्थ्य है वो हवन के साथ साथ भी अच्छे तरीके से ठीक होता है। उसका पूरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारी टीम ने इकट्ठा कर चुकी है। और कई कई लोगों का, आई मीन हजारों लोगों का ऐसा उनको ट्रीटमेंट बेनिफिट मिला है। नहीं, मेरा तो पूर्ण विश्वास है, लेकिन इसको एक साइंटिफिक तरीके से, जैसे कोई कोई कई बच्चे कहते हैं कि मेरे फादर को लंग्स में प्रॉब्लम हो गई है, डैमेज हो गए हैं, तो वो हॉस्पिटल में है, तो मैम हम क्या करें? तो मैं उनको मतलब क्या एडवाइस करूं इस ऐसी सिचुएशन में? आई थिंक ऐसी सिचुएशन में उन्हें अपने वहाँ डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अगर डॉक्टर्स अलाउ करते हैं तो वहाँ यज्ञ करने में, स्पेशली अगर लंग्स का प्रॉब्लम है, तो कफेस्टी से यज्ञ करने में ऐसी भी दिक्कत उनको नहीं आनी चाहिए। आप वहाँ यही बताएंगी सबको कि आप वहाँ जो यज्ञ करने के बाद के जो शोले हैं, आप उनके ऊपर सामग्री डाल के ठंडा सफेद धुआं इकट्ठा कर रहे हैं जो दवाई की तरह काम करता है। आप बोलेंगे वो मेडिकेटेड एयर है तो सब लोग कन्विंस होते हैं। ठीक है, और लीवर अगर डैमेज है तो? लीवर डैमेज है तो उसकी भी अलग अलग औषधियां हैं, कुछ स्वामी जी ने आपको सब ऑलरेडी बता रखी है। नहीं, मतलब उसमें भी वहां पे रूम में ऐसे हाँ, बोलकर कर प्लीज प्लीज सकते? प्लीज, अगर डॉक्टर्स अलाउ करते हैं तो क्यों नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।
और कोई भाई या बहन जिनको कुछ क्वेरी हो? मधु जी। अभी हम अभी समय भी काफी हो गया है और आपके सामने अभी हमें कुछ वीडियोज जो अब हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब ने जो हमें बताया कि कुछ ऐसे विशेष केस होते हैं जो बहुत ही चमत्कारी रूप से अपने घर के अंदर यज्ञ किए और विशेष लाभ उठाए। तो आगे के क्रम में हम कुछ वो वीडियो देखते हुए आज के सत्र को आगे बढ़ाएंगे और आपके जो प्रश्न हैं वो कल सायंकाल के सत्र में या सुबह के सत्र में आपका विशेष प्रश्न लेंगे। तो विशेष रूप से हम हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब का कृतज्ञता पूर्वक विशेष धन्यवाद हम करना चाहेंगे और पूरी टीम की ओर से, सारे साधकों की ओर से। और उसी के साथ आज हम आगे के क्रम में, आगे के पड़ाव में हम विशेष जो यज्ञ चिकित्सा से लाभान्वित लोग हैं उसकी वीडियो देखेंगे और प्रेरणा पाएंगे। सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम। ओम। ओम राम। मुझे फरवरी में 1 महीने से बुखार आ रहा था। हाँ। तो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने दवा दिया लेकिन मुझे कुछ फ़र्क नहीं हुआ। बाद में डॉक्टर ने बोला रिपोर्ट निकालो सब, तो सब बुखार का रिपोर्ट निकाला तो भी कुछ फ़र्क नहीं हुआ। फिर देखा कि नॉर्मल आया रिपोर्ट सब। फिर गले का 5 रिपोर्ट निकालने को बोला तो गले का भी निकाला तो गले का भी नॉर्मल आया रिपोर्ट। बाद में डॉक्टर ने बोला निमोनिया है, तो उसने बोला अभी आप कन्फ्यूज़ हो गए कि निमोनिया है। तो फिर वापस उसने बोला अभी आप सीटी स्कैन करवाओ। तो सीटी स्कैन करवाया तो उसमें आया बायोप्सी है करके। तो कोरोना का वजह से उसने बोला अभी हम नहीं कर सकेंगे। तो मुझे बहुत बुखार आ रहा था, लेकिन मेरा हस्बैंड सब लोग घर में परेशान हो गया था और पूछा, नरसी भाई से बात हुई है तो नरसी भाई ने बोला आप यज्ञ में आ जाओ, अभी हम लोग मैं सब कराएंगे आप लोगों को। तो मैं यज्ञ में जाती थी, 8 दिन से मैं जाती थी, तो मुझे थोड़ा थोड़ा फ़र्क होने लगा और प्राणायाम करने के बाद मुझे अच्छा लगने लगा। मैं कोई दवा बवा नहीं लेती थी, मुझे बस यज्ञ से और प्राणायाम से अच्छा हो गया। और सांस अभी हाँ अच्छा एकदम बराबर हो गया श्वास। और जो लंग फाइब्रोसिस 4-5 किलो वजन भी कम हो गया। आप इनके हाँ उनका उन दौरान 4-5 किलो वजन कम हो गया, खाना पीना नहीं चल रहा था, श्वास लेने में तकलीफ हो रही थी। ये लंग फाइब्रोसिस में ना छोटी छोटी गठाने हो जाती है फेफड़े के अंदर। अब उसको स्टीरॉयड देते हैं एलोपैथी में और उससे फिर आंखें चली जाती हैं, हड्डियां खराब हो जाती हैं, डायबिटीज हो जाती है और लंग फाइब्रोसिस ठीक नहीं होता किसी का। या तो हम योग से और वो गार्लिक, लहसुन का, प्याज का, अदरक, हल्दी का लेप लगा के प्राणायाम करा के औषधि के भी ठीक करते हैं, लेकिन इसको क्रिटिकल कंडीशन में आ गया तो यज्ञ भी साथ में किया तो कितने दिन में ठीक हो गया? कम से कम 15-20 दिन में तो उसको श्वास लेने में जो तकलीफ होती तो खत्म हो गई। प्राणायाम भी आराम से कर रही थी, आराम से धीरे धीरे उसको सब निमोनिया भी में सब क्योर हो गया। और अभी लेटेस्ट अभी रिपोर्ट भी निकल के आया तो इसमें सब निमोनिया और जो सब जो लंग फाइब्रोसिस, हाँ वो सब धीरे धीरे नॉर्मल आ गया। सीटी स्कैन करवा के अभी लेटेस्ट रिपोर्ट तो पूरा लेटेस्ट रिपोर्ट लेके आए, इसके लिए भी विशेष अभिनंदन। हम कहते हैं ना बिना रिपोर्ट की चीजें पूरा। अब लंग का जो रिपोर्ट है सीटी स्कैन का, उसमें सब चीजें 100% नॉर्मल हैं। तो ये बड़ी चीज है। लंग फाइब्रोसिस, अस्थमा और बाकी एलर्जी, ये बहुत तरह की एलर्जीज होती है ना, ये तो बहुत जल्दी दूर होती हैं यज्ञ का। लेकिन ये धुआं वो खाली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, इसके अंदर गूगल है, अलग अलग औषधियां हैं, उसका धूम्र है। तो ये औषधीय धूम्र होता है ऐसा। तो उसका तौर तरीका भी ठीक होना चाहिए। कभी पता लगा, मैंने देखा, मैं शुरू में बोलता था देखो भाई ये लक्कड़ फूक हवन नहीं होना चाहिए। कुछ लोग संविधाएं लगाएंगे, 5 किलो घी डालेंगे, 5 टोपा, और फिर उसमें सामग्री भी वो औषधीय सामग्री होनी चाहिए। कुछ आड़ कबाड़ क्या होता था, ये जो लकड़ी काटते हैं ना जहां पर, वो बुरादा ला करके और उसमें एसेंस मिला करके पैकेट करके भर दिया, ये हवन सामग्री। ऐसे हवन के साथ भी बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ तो हो नहीं तरीके से हवन किया। कहां से हो तुम लोग? घाटकोपर मुंबई। घाटकोपर मुंबई थे। तब बहन बहुत प्रसन्न है। क्या नाम है? शिल्पा। हाँ, शिल्पा का नया शिल्प हो गया चलो बहुत आशीर्वाद शिल्पा। और हवन करने से हमारा घर का, मेरी 2 लड़की है,
उनको भी, एक लड़की को पूरा साल सर्दी रहती थी तो उससे उसका सर्दी भी खत्म हो गया। दूसरी लड़की को साइनस रहती थी तो हवन में न बैठने होते हुए भी घर का वातावरण जो हवन में होता है उसमें उसको ये सब क्योर हो गया। ये लो, घर की एलर्जी, बहुत बीमारियां घर में लेकर के घूमते रहते हैं। किसी को साइनस की एलर्जी है, किसी को स्किन की एलर्जी है, किसी को खाने पीने की चीजों की एलर्जी है, किसी को पेट में खाने पीने की चीजों की, बहुत चीजों की, किसी को ग्लूटेन से एलर्जी है, किसी को दही से एलर्जी है, किसी को घी से एलर्जी है, अलग अलग चीजों के खाने पीने की चीजों से एलर्जी, स्किन की एलर्जी, ब्रोंकल एलर्जी। एलर्जी का कोई इलाज नहीं है पूरी वर्ल्ड में। एलर्जी का इलाज है यज्ञ के साथ योग करोगे तो कोई एलर्जी नहीं होगी। ये बहुत बड़ी बात है, इसके घर में तो अनुभव है। क्या नाम है तुम्हारा? राजेश जेठवा। राजेश जेठवा, ये तो राजेश जेठवा तो एकदम राजा हो गया। चलो खूब आशीर्वाद। हाँ, हम तेलंगाना से है, कोटगिर मंडल, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट। जी बोलो। श्रीनिवास, हमारे को अप्रैल में कोरोना आ गया था। अप्रैल में कोरोना आ गया? कोरोना आ गया। कोरोना कम होने के बाद उन्हें स्टेरॉइड दे दिए। स्टेरॉइड, हाँ, इससे तो बड़ा बखेड़ा हुआ है। तो स्टेरॉइड देने के बाद हमारे को ब्लैक फंगस अटैक हो गया। ब्लैक फंगस? उससे क्या हुआ? वो स्टेरॉइड ज्यादा होने के बाद, स्टेरॉइड के बाद ब्लैक फंगस के बाद असर कहाँ? ये आंखों में, पूरा आंखों का ऊपर। ओ, आंख, नाक और ब्रेन तक पहुंच के लोग मर रहे थे, जबाड़ा निकाल रहे थे। आपने देखा जो ब्लैक फंगस हुआ, और अब हमको 2 साल लग गया उसमें। हमने अणु तेल डाल करके और हवन भी किया, लेकिन अणु तेल से भी 100% ब्लैक, व्हाइट, पीली, नीली, काली, धोली सब प्रकार की फंगस दूर होती है। वो इंटरनेशनल जर्नल में हमने रिसर्च पेपर भी पब्लिश करवा दिया है। लेकिन 2 साल लगे, लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। ये नस्यम से कैसे हो सकता है? हमारी हर चीज को ऑब्जेक्ट करते थे, अब तो मानने लग गए। ये तो अब पतंजलि का रिसर्च पेपर आता है तो पहले तो शंका करते थे कहीं इसमें कोई मैनिपुलेशन तो नहीं है। अब ये बोल रहा है, अब लोग कहेंगे ये तो कोई प्रचार करने के लिए। श्रीनिवास का यज्ञ के प्रचार से क्या लेने देना? तुम क्या करते हो श्रीनिवास? तुम कंप्यूटर ऑपरेटर। ये तो कोई पंडित जी नहीं है कि हवन करना इसका बिजनेस हो, ये तो कंप्यूटर ऑपरेटर है। तो ब्लैक फंगस का क्या हाल है? वो 5 महीने ट्रीटमेंट का दे हैदराबाद एएजी हॉस्पिटल पे। 2 बार ऑपरेशन हो गया इधर। वो आंख को पूरा बंद कर दिया, नहीं दिखाया हमारे को पहले। और अब दिसंबर 5 से मैं यज्ञ चिकित्सा दिसंबर से कर रहे थे। दिसंबर, जनवरी या फरवरी शुरू हुआ। हाँ। ये पूरा बैक्टीरिया अंदर हड्डी को पूरा खाने से पूरा ये हो गया, वो पूरा खा गया, टूट गया। टूट गया। फिर अब क्या हाल है? अब पूरा चिकित्सा करने के बाद अच्छा हो रहा पूरा। अब पूरा अच्छा हो गया? पूरा अच्छा हो गया। जो ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट किसी से नहीं हुआ वो यज्ञ से कर लिया। 50 दिन में करा मैं। 50 दिन में कर लिया। स्वामी जी 28 लाख खर्च किया ये ब्लैक फंगस में। 28 लाख? हाँ, और हर महीना 50,000 ट्रीटमेंट के लिए हैदराबाद बुलाया था, हर महीना। तो जैसा यज्ञ चिकित्सा करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि तुम अगले महीने से तुम आने की जरूरत नहीं है। तो इन्हें घबर गया, क्योंकि अभी हर महीना आने के लिए कहा था, तो क्यों अभी मना कर रहा है? तो उन्होंने बोला कि तुमको जहां पर तुम ट्रीटमेंट ले रहे हो वो कंटिन्यू करो, तुम्हारा पूरा कम हो गया ब्लैक फंगस का। क्योंकि वो सिचुएशन में ऐसा भयानक स्थिति था जिसको कोविड-19 के बाद ब्लैक फंगस आया तो 100% डेथ ऐसा था स्वामी जी। पूरा चारों तरफ ऐसा आतंक सा फैल गया था। तो पूरा गांव में नहीं, पूरा मंडल में, तहसील में घबरने लगा कि पास में भी आते नहीं थे। ब्लैक फंगस वाले को तो ऐसे अछूत समझते थे, अछूत परंपरा का एक नया दौर शुरू हो गया था।